एक अनजान बंदा अचानक से जागता है और इस बार वो किसी अलग जगह पर है और उसके सामने बैठी है लेडी डेथ। व्हाट द फक, ये सब क्या है? वो उस पे गन तान देती है। ही रियलाइज कि मेरे अंदर 30 साल के बंदे का टैलेंट और दिमाग तो है, बट मेरी बॉडी उस लेवल की नहीं है। वो अभी जिस बॉडी के अंदर है वो बंदा एक नंबर का कमीना है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर से नीचे का नजारा, जो हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है। और तभी उसकी नजर जाती है सामने वाली बिल्डिंग पर लगी एडवर्टाइज स्क्रीन पर, जो एक यूनिवर्सिटी की जॉब से रिलेटेड है और उसका एम्प्लॉय रेट नंबर 1 है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि हमारा MC बिल्कुल उस बिल्डिंग की एज पर खड़ा है। मतलब सिंपल शब्दों में कि भाई की जिंदगी में कोई खतरनाक लफड़ा हो गया है, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर स्पेशल ऊपर से नीचे टपकने के लिए आया है। लेकिन आखिर उसकी लाइफ की सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुँच गई कि उसे सरवाइव करने से ज्यादा खुद को खत्म करने में सुकून मिल रहा है। और वो जानने के लिए हमें दिखाया जाता है उसके पास्ट का सीन। हम देखते हैं नेबरहुड में एक घर के ऊपर बनी छोटी सी कुटिया को, जो अंदर बाहर दोनों जगह से काफी ज्यादा गंदी हालत में है। और यही हमारे लौंडे का घर है। भाई का नाम है EJ चोई और उम्र है 31 साल। बोले तो कतई पोपटलाल की कंपटीशन। और वो अभी परेशान इसीलिए है क्योंकि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद लगातार 5 साल बीत चुके हैं, पर काफी अटेम्प्ट करने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिली। मतलब वो काम अभी भी ढूंढ रहा है। और अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे क्रिप्टो में, जिसमें उसको घाटा हो गया क्योंकि उसने कुछ पैसे नहीं किए थे, उसने सारे पैसे लगा दिए थे। और इससे पहले कि भाई साहब इस वाले सदमे से उभरे, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक देता है उसका मकान मालिक, जो भाड़ा मांगने के लिए आया है। तो पैसे ना होने की वजह से वो फटाफट से टीवी को बंद कर देता है और साइड में जाकर दुबक के छुप जाता है। वेल मकान मालिक को अच्छे से पता होता है कि ये साला घर में ही छुपा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा। तो वो उसको काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि इससे अच्छा तो तू यहाँ पर रह ही नहीं, साले मर जा। और ये सब बोलते हुए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एंड उसके जाने के बाद हमारे EJ भाई वापस से अपना कंप्यूटर खंगालते हैं और एक जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं कि अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मैं ये सारा रेंट चुका दूंगा। पर तभी EJ को अपनी अम्मी जान का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसे थोड़ी ही देर में अपने डैड के कजिन के फ्यूनरल में जाना होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँच चुका है और अभी उसके दिमाग में वही ख्याल चल रहे हैं कि हाँ वो मेरे डैड का कजिन जरूर था, लेकिन वो साला तो मेरे को जानता भी नहीं था। और तभी उसके फोन में उसके दोस्त का टेक्स्ट आता है कि भाई तूने सुना कि क्या हुआ? तो EJ पूछता है कि भाई बता क्या हुआ? तो रिप्लाई में आता है कि जीनो की शादी अगले महीने है। मैंने अभी अभी फेसबुक पर पोस्ट देखा। और ये मैसेज पढ़ के EJ कांप जाता है। अभी हमारे ब्रेकअप को बस 3 ही महीने तो हुए थे। हमें EJ की मेमोरी के थ्रू दिखाया जाता है कि जीनो के साथ उसका रिलेशन काफी अच्छा चला था, लेकिन उसके बाद जीनो ने अपनी पढ़ाई एक बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अटेंड की और उसके चलते उसे अच्छी जॉब भी लग गई। और एक तरफ हमारे लौंडे को काम मिल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जीनो ने काफी टाइम तक EJ का साथ दिया। पर 3 महीने पहले वो लड़की बेचारी इन सारी चीजों से परेशान हो गई और उसने आखिरकार EJ से पूछा कि क्या तुम्हें सच में ऐसी ही जिंदगी जीनी है जिसमें तुम्हें कुछ ना करना पड़े? पर भाई का ध्यान अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में ही होता है। और इस चीज से इरिटेट होकर जीनो उसे कह देती है कि अब हम दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। और वो चली जाती है। और यहाँ से हम वापस से आते हैं प्रेजेंट में और वो यही सोच रहा है कि 6 साल के रिलेशन की माँ बहन एक हो गई। और वो अपने उसी दोस्त को पूछता है कि आखिर वो कौन सा बंदा है जिसके साथ वो शादी रचा रही है। और फिर बस वही लॉन्डो वाली बातचीत होती है और परेशान होकर भाई अपना पैक मारना शुरू कर देता है। पर तभी उस फ्यूनरल में उसका एक रिश्तेदार BC उसको नोटिस कर लेता है और तुरंत ही उसके पास चला आता है। अरे बेटा काम धंधा कैसा चल रहा है? इधर बेटे बेचारे की फटी पड़ी है जिंदगी में, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ अंकल काम, मैं नौकरी की अभी भी तैयारियां कर रहा हूँ। और बस इतना बोलने की देरी थी, फिर अंकल अपना ज्ञान पेलना शुरू कर देते हैं कि अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं 5-5, 6-6 काम कर लिया करता था और 4 जगह पर तो मेरे अफेयर भी थे, उसमें से एक तो मेरी बीवी का बॉयफ्रेंड भी था। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो जिंदगी भर निठल्ले बन जाओगे बेटा। एंड ये सुन के गुस्से के मारे EJ के मुंह से निकल जाता है कि ये बड़वा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अंकल भी लाइक क्या बोला तूने? अभी क्या बोला तूने? EJ अपने दांत को भींचते हुए कहता है कि मैंने कहा भड़वे चुप हो जा। और बस इतना बोलने की देरी थी, अंकल इससे ट्रिगर हो जाते हैं और बवाल खड़ा कर देते हैं और EJ वहाँ से निकल लेता है। फिर घर आने के बाद बहुत सोच विचार करके वो डिसाइड करता है कि वो जीवन को कॉल करेगा। एंड लकीली जीवन उसका कॉल पिक कर लेती है। वो उसे बताता है कि आखिर तुम शादी क्यों कर रही हो। जीवन सीधा उसे बता देती है कि अगर तुझे पता है कि मैं शादी कर रही हूँ तो तुझे मेरे को कांटेक्ट करना ही नहीं चाहिए था।
वो आखिरी बार उससे मौका मांगता है कि अगर मैं WS इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जॉब पा लेता हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लोगी, है ना? लेकिन जियोन उसे रिप्लाई देती है कि तेरी जुर्रत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की, यू वर्थलेस बास्टर्ड। और ये बोल के वो कॉल को कट कर देती है। ईजे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं साला ऐसे जी रहा हूँ, उसमें मेरी क्या गलती, बस एक बार मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए उस बड़ी सी कंपनी में, उसके बाद जियोन भी मुझे देखकर रिग्रेट फील करेगी और वो बूढ़ा अंकल जो मुझे कुछ भी सुना रहा था उसकी तो जल के राख हो जाएगी। पर तभी ईजे के फोन पे उस जॉब वाली कंपनी से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, माफ करना आप मुंबई नहीं आ सकते, यू हैव बीन नॉट सिलेक्टेड। यानी कि बस देखते ही देखते ईजे भाई के फ्यूचर के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। भाई को अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसे चाहिए तो पैसे नहीं है, पैसों के लिए नौकरी चाहिए तो नौकरी भी नहीं है, और नौकरी नहीं है इसलिए छोकरी भी नहीं है। इन शॉर्ट भगवान का दिया हुआ कुछ भी नहीं है, न दौलत है, न शोहरत है, न इज्जत है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और इसी के चलते भाई बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है कि अभी गिर के सब कुछ में खत्म कर देगा। वो एक गहरी सांस लेता है और उन सारे पलों को याद करता है जिसमें उसे ह्यूमिलिएट किया गया था। फिर वो अपने जूते उतार कर एक लेटर को उन जूतों के नीचे रखता है और वहाँ से छलांग लगा देता है, यही बोलते हुए कि मैं नाकारा निकम्मा फेल हो गया, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे जिंदगी जीने से ज्यादा मौत आसान लगी। मैं जिंदगी को जिस तरीके से जीना चाहता था वो मैं जी नहीं पाया, लेकिन मेरी मौत मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा, बस एक बार मैं अपना अंत कर दूं। और ये बोलते हुए ईजे भाई अपना अंत कर देता है। हमें ये प्रॉपरली लिखा हुआ दिखाया जाता है कि ईजे चोई इज नो मोर। पर तभी एक प्लेन में होने वाली अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है और ये सुन के एक अनजान बंदा अचानक से जागता है। व्हाट द फक, ये सब क्या है? क्या मैं मरने के बाद प्लेन में आ गया? ये स्वर्ग है या फिर कोई और जगह है? वो सीट की स्क्रीन पर अपना फेस देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने आप को ही सवाल करने लगता है कि ये तो मेरा चेहरा है ही नहीं, आखिर ये क्या हो रहा है? तभी उसकी साइड में बैठी हुई एक लेडी उसे कहती है, मौत मेरे दर्द को खत्म करने का एकमात्र जरिया है ना ईजे चोई? मैंने तुम्हारे लेटर के अंदर सब कुछ पढ़ लिया। यानी कि ये बंदा ईजे चोई ही है जो मरने के बाद किसी और की बॉडी में आ गया है। और अभी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर उसके सामने ये कौन सी लड़की है जो उसे और उसके लेटर के बारे में जानती है। एंड वो उसे सिंपल भाषा में बता देती है कि ईजे चोई तू मर चुका है और अब तू आगे और भी मरेगा। ये है मेरा बिजनेस कार्ड और मेरा नाम है डेथ। और फिर हम देखते हैं उस कार्ड को जिस पर एक स्कल बना हुआ है, यानी कि ये बंदी और कोई नहीं बल्कि लेडी डेथ है। और ये जानकर ईजे की फट जाती है, पर तभी वो मोहतरमा उसे बताती है, मैं वही मौत हूँ जिसको खेल समझकर तूने अपनी जिंदगी का अंत कर दिया। तू पहला ऐसा इंसान है जिसने मुझे इतना डिस्गस्टिंग फील करवाया। और तब ईजे अपनी नई बॉडी के थ्रू देखता है कि उसके सामने जो लेडी डेथ बैठी है उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही है और आगे वो उसे कहती है कि तूने सच में मौत को एक खेल समझ लिया और इसी वजह से मैं अब तुझे यहाँ पर सजा देने आई हूँ। ईजे यही सोचता है कि क्या इतनी झंड जिंदगी जीने के बाद मुझे अब और सजा मिलेगी? पर लेडी डेथ उसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तेरी जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। तुझे सजा इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि तेरी जिंदगी खराब थी, तुझे ये सितम इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तूने मौत को काफी हल्के में ले लिया। ईजे भी लाइक, अगर मैडम ऐसा है तो अपन को हेल में भेज दो यार। डेथ उसे कहती है कि क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं कोई डीमन वगैरह हूँ? और जो हरकत अपनी लाइफ को एंड करके तूने की है उसके हिसाब से तुझे नहीं लगता कि तुझे सजा मिलनी चाहिए? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि तू अब वापस से मरने वाला है। अब ये सारी चीजें समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से मैंने सब कुछ तेरे इस विल के पीछे ही लिख दिया है, तो तू वो ध्यान से पढ़ ले। और बेसिकली इसमें भी वही चीज लिखी होती है लेकिन थोड़ी से विस्तार में। लेडी डेथ का कहने का मतलब यही है कि ईजे ने अपनी मौत को काफी आसानी से स्वीकार कर लिया, उसने कोई भी इतना ज्यादा दर्द वगैरह नहीं झेला और इसलिए अब वो इस सारी सफरिंग को झेलेगा। और ये साइकिल पूरी 13 बार चलेगी, यानी कि हर बार तू मरेगा और वापस से एक नए शरीर के अंदर जिंदा होगा और वो शरीर कुछ ऐसा ही होगा जो बहुत जल्द आगे चल के मरने वाला हो। और ये चीज पढ़कर ईजे को ये रियलाइज होता है कि हाँ, इसी वजह से अपन का थोबड़ा थोड़ा सा अलग है, यानी कि अभी जो ये बिजनेसमैन वगैरह की बॉडी में आ गया है ये इंसान भी टपकने वाला है। उस पेपर के पीछे लेडी डेथ ने ये भी लिखा होता है कि इस विधि के विधान को कोई भी बदल नहीं सकता, तो किसी की भी बॉडी में वापस से जिंदा हो ले लेकिन तुझे अगेन एंड अगेन मरना ही पड़ेगा। पर अगर तू उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर उस डेथ के इवेंट को रोक लेता है तो डेथ तुझे अलाउ करेगी उस बॉडी में रहकर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए। एंड ये सारी डिटेल पढ़ने के बाद डेथ उसे कहती है, जरा अपने हुलिये को देख,
ईजे देखता है कि भाई ने लिमिटेड एडिशन वाली अल्ट्रा प्रोमैक्स अल्टीमेट महंगी अंबानी लेवल की घड़ी पहनी है, जूते जापानी, सूट पाकिस्तानी। अब इन सारी चीजों को कंफर्म कर ले ईजे चोई। अब जो कुछ भी तू कंट्रोल कर सकता है उसे अपनी विल के अकॉर्डिंग तू कर। अगर तूने अपनी इस जिंदगी में कुछ भी करके अपने डेथ के इवेंट को टाल दिया तो तू ये जिंदगी खुशी खुशी खुल के जी सकता है। और अपनी जी फाड़ अमीरी देखकर ईजे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि कम से कम चलो मुझको मौका तो मिला। एंड ये देखकर लेडी डेथ भी सार्केस्टिक वे में हंसती है और उसे बताती है कि शायद अब तुझे अपनी जिंदगी की थोड़ी बहुत कद्र होगी, यानी कि तू अब गेम को समझ चुका है जो आगे तू खेलेगा, तो अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। और ऐसा कहकर लेडी डेथ बस एक चुटकी बजाती है और हम देखते हैं कड़कती बिजलियों को, जिसके बीच से होता हुआ वही प्लेन जा रहा है जिसमें ईजे अपनी नई बॉडी में है। एक बार को भाई खुश हो जाता है कि यस अब तो मैं ये जिंदगी जी के रहेगा, पर तभी प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अपन लोगों का प्लेन अभी ऐसे एरिया को क्रॉस कर रहा है जिसमें तूफान और ट्रबल काफी ज्यादा है, तो कृपया करके अपने सीट बेल्ट को पहन ले। और तभी एक थंडर स्ट्राइक उसके प्लेन पर होती है, जिसके झटके के साथ वो समझ जाता है कि भाई साहब शायद से वापस अपना टाइम आ गया। और इस चीज से प्लेन के और भी पैसेंजर्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन ईजे भाई को अपनी ये नई वाली जिंदगी चाहिए ही चाहिए, तो वो हर एक पॉसिबल कोशिश करता है। उधर से एयर होस्टेस बोलती है कि सर इतना पैनिक मत करो, ये कोई उतनी भी बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन भाई मानने को रेडी ही नहीं है। वो अपना अकेले का सेफ्टी प्रोटोकॉल लगा चुका है कि मैं तो सरवाइव करेगा और मैं ये अच्छी वाली जिंदगी जिएगा। पर तभी हम देखते हैं कि उसका वो प्लेन उस तूफान से पार हो जाता है और सब लोग बच जाते हैं। बेचारी एयर होस्टेस भी अजीब तरीके से इसे घूर के देख रही होती है और उसे कहती है कि प्लीज सर अब तो लाइफ जैकेट उतार दो, अब तो सब सेफ है। प्लेन के इस पूरे बिजनेस क्लास में ईजे अकेला बैठा है और अभी वो अपनी रोलेक्स को देख रहा है। और ये देखते हुए उसे पास्ट का एक सीन याद आता है कि कैसे अपने पास्ट के दौरान जब वो आर्मी में था तब वो ऐसी एक्सपेंसिव चीजें देखा करता था और विजुअलाइज करता था कि फ्यूचर में ये सब उसके पास होगा। और ऐसे ही वो अपने एक दोस्त के साथ मस्ती कर रहा होता है, पर तभी टीवी के अंदर अचानक से एक पॉपुलर पॉप स्टार का सॉन्ग बजने लगता है और ईजे की बैच के सारे लौंडे इस लौंडिया पॉप स्टार के काफी बड़े फैन होते हैं, इवन वो खुद भी। और इस पॉप स्टार का नाम होता है लीना। फिर हम वापस से आते हैं ईजे की नई बॉडी वाले करंट टाइम में। वो यही सोच रहा है कि उसकी पिछली जिंदगी कितनी बद से बदतर थी, पर तभी उसके सामने एक लाइट वाला गोला अपीयर हो जाता है और वो जैसे ही उसके सर के नजदीक आता है तो उसे अचानक से उसकी इस नई आइडेंटिटी की बॉडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है कि अभी वो जिस बॉडी में है उस पर्सन का नाम है टेसो पार्क और उसकी उम्र है 35 साल, जो पैदा ही चांदी की चम्मच के साथ हुआ था। इवन उसके दोस्त भी उतने ही अमीर थे जितना कि वो था और उन लोगों को प्राइवेट टीचिंग दी जाती थी। और इन सब के बावजूद वो सब के सब भड़वे फेल हो गए थे और वो तो भाई काफी अमीर था, तो उसके लिए ये सारी चीजें उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। उसने काफी सारे पैसे उड़ाकर मजे किए। फिर उसने अपने ग्रैंडफादर का सपना पूरा करने के लिए आर्मी भी ज्वाइन कर ली और पैसे खिलाकर वहाँ भी अच्छी पोस्ट पा ली। एंड अपनी आर्मी की ड्यूटी के दौरान भी ये साला गेम खेलता था, जिसकी वजह से उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर उसको लाइफ में सरवाइव करने के लिए नौकरी ढूंढनी थी, लेकिन भाई को किसी के हाथ के नीचे काम करना ही नहीं था, तो अपने बाप के पैसों से अपनी ही कंपनी खोलकर खुद ही सीईओ बन गया। और तब से दिखावट पन्ने वाली फोटोज खिंचवाकर ये ऑनलाइन रखता है, पर असलियत में वो एक लुल्ली इंसान है। लेकिन पैसों का पावर इतना है कि उसके पास एक रोल्स रॉय और एक हीरोइन जैसी गर्लफ्रेंड है। और इसी के साथ ईजे की कॉन्शियसनेस के अंदर ये इन्फो इनपुट खत्म होता है और उसे ये पता चल जाता है कि वो अभी जिस बॉडी के अंदर है वो बंदा एक नंबर का कमीना है। पर तभी उसे इस नई मेमोरीज के थ्रू अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है और वो गर्लफ्रेंड निकलती है वही लड़की जिसको ईजे और उसके दोस्त पसंद किया करते थे, यानी कि द पॉपुलर पॉप स्टार लीना। जिंदगी की आयरनी देख रहे हो, एक बंदा जिसने बहुत कुछ किया और उसको कुछ भी नहीं मिला, और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जिसने सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी उसको सब कुछ मिल रहा है। ईजे अपनी जेब में से फोन निकाल के देखता है तो उसके वॉलपेपर पे उसकी फोटो लीना के साथ होती है। भाई अपनी इस मेमोरी के थ्रू कुछ प्यार भरे पलों को याद करता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है कि अब आगे जाकर मैं ये सब और करेगा। लेकिन जब नसीब ही हो खोटा तो क्या करेगा लोटा। हम प्लेन की विंडो के अंदर साफ साफ ये देख सकते हैं कि प्लेन में से काला धुआं निकल रहा है, क्योंकि उसकी एक साइड के 2 इंजन जा चुके हैं और बस थोड़ा आगे जाने के बाद उस प्लेन का काम 25 हो जाता है। लाल अक्षरों से लिखा हुआ आता है, ईजे चोई इज डाई अगेन।
पर फिर वापस से अगले सीन में ईजे की आंखें दोबारा खुलती है और इस बार वो किसी अलग जगह पर है और उसके सामने बैठी है लेडी डेथ। वो कहती है कि तू तो साले वापस से टपक गया। एंड डेथ के टेबल पर हम देख सकते हैं कि एक रिवॉल्वर और 12 गोलियां हैं। वो ईजे से कहती है कि अब तेरे पास बस 12 चांस बचे हैं, इसे तू 12 जिंदगी या फिर 12 मौत ही समझ सकता है, क्योंकि जब जब मैं ये गोली तेरे सर में उतारूंगी तब तू यहाँ से मरकर एक और नई लाइफ में जाएगा और नियति तेरे साथ एक ऐसा खेल खेलेगी कि तू मरकर वापस यहाँ पर आएगा। वेल यहाँ पर मैं कोई लड़की नियति की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किस्मत की। वेल ईजे की एक बार तो फटती है, लेकिन फिर वो डेथ से पूछता है कि क्या ये हेल है या फिर कोई और जगह। वो कहती है कि ना ये हेल है और ना ही हेवन, ये मेरा रियाम है। फिर ईजे आगे एक और सवाल करता है कि आखिर वो चमकता हुआ इन्फो इनपुट क्या था। डेथ बंदूक की मैगजीन को लोड करते हुए कहती है वो एक खास तरह की इन्फॉर्मेशन थी ओरिजिनल बॉडी के होस्ट की, जो तुझे मिली, क्योंकि तू जिस जिंदगी में गया है उसके बारे में तुझे जानने का पूरा हक है। ईजे अगेन पूछता है तो आखिर क्या होगा, क्या वो बॉडी अब मुझे वापस नहीं मिलेगी। डेथ भी लाइक एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, क्योंकि मुन्ने तूने लाइफ को एक गेम समझ लिया था, तो तेरे लिए ये सच में गेम बन चुका है। उस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की फाइल असलियत में सेव रहेगी, पर तू जब उसे जिएगा तो तू एंडिंग को ही देख पाएगा और ऐसे ही ये गेम एंड होगी। तू नई बॉडीज में तब जाएगा जब उसकी एंडिंग होने वाली होगी। अगर तू कुछ एफर्ट लगा भी लेगा तो तुझे उस एंडिंग का एक नया वर्जन देखने को मिले, या फिर तू एक सर्वाइवर भी बन जाए। ईजे थोड़े गुस्से में पूछता है कि क्या अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट करूंगा तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि एक फटते हुए प्लेन के अंदर से मैं कैसे सर्वाइव करूँ बता मुझे साली। लेकिन डेथ तो असलियत में अपनी जगह पर होती ही नहीं है। वो ईजे को पीछे से गन पॉइंट पर कहती है कि ये तो तुझे खुद जानना होगा, मेरी तरफ से ये तेरे लिए एक बोनस है, ये बस एक सजा है जिससे तुझे ये पता चले कि मौत असलियत में कितनी पेनफुल होती है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर तू कोशिश करेगा तो तू सरवाइव करके जिंदा रह सकता है और आगे की जिंदगी भी जी सकता है, तो मेरी बातों पे भरोसा कर और चल इसी के साथ हम सेकंड राउंड शुरू करते हैं। और बस इतना बोलकर डेथ उसके भेजे में गोली ठोक देती है एंड ईजे की आंखें खुलती है एक नई बॉडी में, जिसकी हालत ऑलरेडी लहूलुहान है, जो दिखने में एक गैंगस्टर लग रहा है। और एग्जैक्ट तभी उसके सामने एक सूट बूट वाला बंदा आता है और उसे कहता है अच्छा तो तू जाग गया, ओए गद्दार, क्या तेरी कोई आखिरी इच्छा है। ईजे इतनी खराब हालत में यही सोच रहा होता है कि डेथ ने बोला था कि मैं उस पर ट्रस्ट करूं, अगर मैं एफर्ट करेगा तो मैं सरवाइव कर पाएगा, लेकिन इधर तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, पूरी बॉडी की पिटाई हुई है और अभी ये भड़मुंजी का बंदा मेरे को मारने वाला है। उसे पता चल गया था कि डेथ ने उसका काटा है, तो वो गुस्से में उसको गाली बकता है, पर तभी हम देख सकते हैं कि उस सूट वाले बंदे ने ईजे की इस नई बॉडी के मुंह पर एक जोरदार हथौड़ा मारा है और फिर से वहीं लिखा हुआ आता है ईजे चोई हैज डाई अगेन। वो वापस से जागता है डेथ के रियाम में और वो उसी के सामने बैठी है, लेकिन ईजे भाई कुछ बोलने जाता उससे पहले ही वो उस पे गन तान देती है। ईजे भी लाइक थम जा, थोड़ी देर मेरे को बात करनी है। फिर ईजे उसको बताता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूं, मैंने किया, तो देखो मेरे साथ ये क्या हो गया। अपन को वो चमकते गोले वाला इन्फो इनपुट भी नहीं मिला और जैसे ही अपनी आंख खुली वैसे ही अपन टपक ही गया सीधा। तभी लेडी डेथ उसके थोबड़े पर एक किताब फेंक कर मारती है, क्योंकि ईजे ये सारी चीजें डेथ को काफी गुस्से में बोला था। वो उसे कहती है कि तेरी औकात में रहकर बात कर मेरे से, बेसिकली झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो गुस्सा इसीलिए कर रहा है क्योंकि तू मर गया, लेकिन अपेरेंटली तू अपनी असली लाइफ के साथ भी यही चाहता था, तभी तो तूने अपने आप को खत्म किया। ईजे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ये स्टेप इसीलिए लिया था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में एक फेलियर साबित हुआ था। डेथ उसकी इस बात पे भी थप्पड़ मारते हुए उसे कहती है कि साले तेरी जान भर की इज्जत पे कोई दाग थोड़ी ना लग गया था इससे। ईजे चोई तू उन घटिया लोगों में से है जिनको बस खुद की ही परवाह होती है। ईजे फिर से बोलता है कि अगर मेरी जिंदगी है मैं अपनी परवाह ना करूँ तो फिर मैं किसकी करूँ, लेकिन उतना बोलते बोलते ही डेथ ने उसको मुंह में दे दिया होता है। I mean, जो वो 69 कैलिबर वाली गन होती है वो उसके मुंह में डाल दी होती है और बस एक ही चीज कहती है, तो फिर तुझे अपने दम पर जिंदगी को जीना होगा और सरवाइव करना होगा। और इसी के साथ ईजे पहुंच जाता है एक नई लाइफ में, जो कि होती है एक लुल्ली बच्चे की, जिसको स्कूल में बुली किया जाता है। अब भले ही ये बॉडी एक स्कूल जाते हुए छोटे बच्चे की हो, लेकिन इसके अंदर कॉन्शियसनेस अपने 30 साल के ईजे भाई की ही है। वो ये यूनिक एक्सपीरियंस फील करके एक बार को शॉक हो जाता है कि इस बार तो अपन को एकदम ही स्कूल के मुन्ने की लाइफ मिल गई है। पर तभी उसके सामने खड़े ग्रुप का एक बंदा उसको बुली करते हुए पीट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लास में और ईजे अभी भी डेथ की कही गई बातों को
वो सोच रहा होता है कि उसने जो कहा था वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं एक फुद्दू मिडिल स्कूलर बन चुका हूँ जिसका बुली इसी क्लास के अंदर है। और तभी अचानक से उसको किताब के अंदर से निकलता हुआ दिखता है वो इन्फो इनपुट का चमकता हुआ गोला, जिसके जरिए उसको मेमोरी मिलती है इस बच्चे की लाइफ की कि इस बोंदू बच्चे का नाम है ह्यूगजिन, जो कि 15 साल का है और दिल का काफी ज्यादा शरीफ और अच्छा है। इनफैक्ट इस बच्चे के पेरेंट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा है। वेल, किंडरगार्टन से लेकर एलिमेंट्री स्कूल तक इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुआ मिडिल स्कूल से। इस बच्चे का कैरेक्टर वैसे तो वीक नहीं है, लेकिन करंटली इसके क्लास के बच्चे महाहरामी है। अपने अच्छे नेचर की वजह से ये बच्चा उनका टारगेट बनता रहता है और बुली होता रहता है। एंड ऐसे ही ये इन्फो इनपुट खत्म हो जाता है। ईजे बुक की तरफ देखते हुए यही सोचने लगता है कि हाँ, ये लोग सच में कमीने हैं, पर तभी वो नोटिस करता है कि बुक के अंदर की चीजें उसके लिए काफी ज्यादा इजी है। वो तुरंत ही ये फिगर आउट कर लेता है कि अगर मैं इस लाइफ के डेथ इवेंट को टाल दूं तो इसी मिडिल स्कूल से मैं अच्छे ग्रेड्स लाकर अपनी आने वाली जिंदगी को संवार सकता हूँ। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रिसेस की तरफ और हम देखते हैं कि छोटे ईजे को बुली करने वाला बंदा अभी मोबाइल के अंदर कुछ कर रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक बड़ी परछाई अपीयर हो जाती है और वो हमारा छोटा ईजे ही होता है जिसने हाथ में चेयर पकड़ी हुई है और अगले ही पल वो चेयर उस बुली के मुंह पर दे मारता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स की फट जाती है कि साला ये क्या हो गया, लेकिन छोटा ईजे धनाधन अपने बुली को पेले जा रहा है। उसके दिमाग में यही बातें चल रही है कि डेथ ने कहा था कि मुझे अपने आप ही सर्वाइव करना होगा, तो मैं कर रहा है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस बुली का सुअर बना दिया होता है हमारे लौंडे ने और वो गुस्से में उसे कहता है कि आइंदा मेरे से पंगा मत लियो। और इसी के साथ हमें यहाँ पर उस बुली बंदे का नाम भी पता चलता है जो कि है जुनचोंग। एंड तभी जुनचोंग की साइड का एक तगड़ा बंदा डायरेक्टली ईजे के साथ पंगा लेने के लिए आता है। ईजे को लगता है कि वो उसको हरा देगा, वो एक अटैक भी करता है, लेकिन वो बंदा कतई उसे पकड़कर चोक स्लैम मार देता है। एंड देन ही रियलाइज कि मेरे अंदर 30 साल के बंदे का टैलेंट और दिमाग तो है, बट मेरी बॉडी उस लेवल की नहीं है। फिर और थोड़ी लातें पड़ती है एंड जुनचोंग भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और वो भी एक दो लगा देता है, लेकिन ईजे भाई रुकने का नाम नहीं लेता। वो सीधा जुनचोंग के मुंह पर बोलता है कि तेरे को लगता होगा कि मैं एक नंबर का फट्टू हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा तू है, क्योंकि तू जब भी पंगा लेने आता है तो तेरे बंदे तेरे आसपास से निकल आते हैं और अभी भी तू अपने बंदों के साथ मिलकर बिल्कुल वैसा ही कर रहा है, यानी कि तुम लोग सबसे बड़े फट्टू हो, ना कि मैं। जुनचोंग उसकी इस बात से ट्रिगर हो जाता है और एक मुक्का मारने के लिए अपना पंच आगे बढ़ाता है, पर तभी वो तगड़ा बंदा उसके पंच को वहीं पे रोक लेता है कि भाई रहने दे, चल इस मैटर को यहीं पे खत्म करते हैं, वैसे भी अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो तभी तो वो मामला शांत हो जाता है। लेकिन लेक्चर के दौरान हम देखते हैं कि ईजे अपनी इस छोटी बॉडी के अंदर वही सोच रहा है कि अगर वो साला अकेला होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन वो मस्कुलर बंदा ह्यूनचो वो सच में काफी तगड़ी चीज है। सो इसी वजह से वो एक बार को सोचता है कि क्या मैं टीचर को कंप्लेन करूं, लेकिन तभी उसकी मेमोरी में क्लिक होता है कि पास्ट में इस बच्चे ने ऐसा किया था, तो टीचर ने सुलह तो करवाई थी, लेकिन उसकी बात कुछ बदला नहीं, उल्टा वो और ज्यादा बुली हुआ। और ऐसे ही सोचते हुए ये स्कूल का दिन भी बीत जाता है और तभी जुनचोंग का हाथ आता है ईजे के कंधे पर। फिर वो और उसके बंदे ईजे को धर लेते हैं खोपचे में एंड अगेन बुली पना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी इनकी क्लास की एक निब्बी आती है और जुनचोंग से कहती है कि हमने आज डिसाइड किया था कि हम बाहर जाएंगे कैरियोके में, तो चलो आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। सो इसी वजह से आज जैसे तैसे ईजे सस्ते में निपट जाता है और वो यही सोचता है कि क्या इस निब्बी ने मेरी हेल्प जानबूझ के करी, लेकिन ये लौंडिया जुनचोंग से भी बड़ी हरामी है। अभी बस देखते रहो, आगे पता चलेगा तुम्हें। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईजे घर पे जा रहा होता है और वो यही सोच रहा है कि हाँ, उसकी शक्ल देखकर मैं समझ गया कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। और असलियत में ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भाई के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसका पाला बहुत सारी लड़कियों से पड़ा होगा। और इसी तरीके से निब्बियों के विचार में वो भूल जाता है कि वो रोड क्रॉस कर रहा है और एक बार को इसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। फिर उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती है कि अगर ये डेथ वाला इवेंट होता तो मैं तो सीधा डेथ के पास चला ही गया होता, तो आखिर ये वाली बॉडी का अंत कैसे होने वाला है। वो अपनी उस मेमोरीज के थ्रू घर पहुंच जाता है और अंदर जाके देखता है कि हाँ, ये एक ऑर्डिनरी हाउस है, लेकिन सही है। फिर वो अपनी डेस्क और चेयर पर बैठता है और कुछ खास चीजों को नोटिस करता है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक पतली सी डायरी पर, जो होती है इस बॉडी के रियल ओनर की, और उसमें लिखी गई होती है उसके जिंदगी की काफी ज्यादा डार्क चीजें कि मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, मैंने झूठ बोलकर अपने माँ बाप से पैसे लिए और अपने पुलिस को दिए ताकि वो मुझे ना पीटे, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया। इनफैक्ट उसमें जुनचोंग का नाम भी मेंशन होता है। और फिर पन्ना पलटते ही ईजे देखता है
कि उस छोटे बच्चे ने वहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें लिखी होती है कि प्लीज मुझसे नफरत मत करो वरना मैं मर जाऊंगा, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता, मैं मरना चाहता हूँ, आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी क्या गलती है। और इन सारी चीजों के चलते वो समहाउ ये फिगर आउट कर लेता है कि शायद इस बच्चे ने भी बिल्कुल मेरी ही तरह अपनी लाइफ को एंड करने का सोचा होगा। वो उसके माँ बाप की फोटो की तरफ देखता है और यही सोचता है कि इन बेचारों को तो क्या ही पता होगा कि उनका बेटा किन इमोशंस से जूझ रहा है। और तभी उसे याद आती है अपनी असली माँ की कि मैंने तो बिल्डिंग से डाइव करके अपनी जिंदगी के एल लगा लिए, लेकिन मैंने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, आखिर मेरे जाने के बाद उनकी क्या हालत हुई होगी। बट सडनली वो ये रियलाइज करता है कि नहीं, मेरे को इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी पीछे मैं छोड़ कर आया हूँ। जब मैं जिंदा भी था तब भी मैंने अपने माँ के लिए कुछ ऐसा खास किया नहीं था, तो मेरे को ये सोचने का हक अभी तो नहीं ही है। पर अगर मेरे पास एक मौका है कि मैं कुछ सही कर सकता हूँ तो मैं इस बच्चे वाली लाइफ को एक बार को जस्टिस दूंगा ही दूंगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। हम देखते हैं कि स्कूल के क्लासरूम में दो बंदे बातचीत कर रहे हैं कि कल तो भाई ह्यूकजिन ने जुनचोंग को पेल दिया था कुर्सी से। पर तभी हम देखते हैं कि जुनचोंग उनके पीछे आ जाता है। इधर क्लास के बाहर हमारा ईजे भाई भी पहुंच चुका है। और प्लीज यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि असलियत में इस बच्चे का नाम ह्यूकजिन है, पर करंटली उसकी बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो है 30 साल वाले ईजे की, तो मैं इसको ईजे ही बुलाऊंगा। वेल ईजे डोर विंडो से क्लास के अंदर झांकता है, जहाँ पर जुनचोंग एक बंदे की कुटाई करने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि इसने अभी थोड़ी देर पहले उस चेयर वाली बात का जिक्र किया था। बट तभी वो हट्टा कट्टा बंदा था ना ह्यूनचो, वो वापस से जुनचोंग को बीच में रोकने का ट्राई करता है कि भाई चल रहने दे, छोड़, वो तेरी बात को समझ गया, अब इतना राड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी जुनचोंग ह्यूनचो के मुंह पे एक चाटा मार देता है कि साले अपनी औकात में रहियो अगर मेरे साथ रहना है तो। और तभी वो हट्टा कट्टा ह्यूनचो उससे माफी मांगता है कि आई एम सॉरी, गलती हो गई। ये देखकर ईजे की और ज्यादा फट जाती है कि आखिर क्लास के अंदर सब लोग इस लैंडी से डर क्यों रहे हैं। और तभी लैंडी जुनचोंग की नजर पड़ जाती है ईजे पर और वो ऑर्डर देता है ह्यूनचो को कि जा साले उसको पकड़ के मेरे पास लेके आ। ह्यूनचो इतना ह्यूज होने के बावजूद उसका ऑर्डर मानता है एंड अगेन बुली पना शुरू। पर ईजे तभी एक चीज नोटिस करता है कि ये सारी चीज ह्यूनचो को भी पसंद नहीं आ रही। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और क्लास नॉर्मली चल रही होती है, बट ईजे सोच रहा होता है ह्यूनचो के बारे में कि आखिर इस बंदे के साथ दिक्कत क्या है। अगर ये सच में जुनचोंग से नफरत करता है तो मुझे इसे अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। बोले तो दुश्मन का दुश्मन यानी कि मेरा दोस्त। जिसके बाद ह्यूनचो सुसु ब्रेक के लिए चला जाता है और ये चीज भी ईजे नोटिस करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ईजे उसके पीछे जाता है और टॉयलेट में ह्यूनचो के साथ बात करने की कोशिश करता है कि ह्यूनचो भाई मैं जानता हूँ कि तू उस लैंडी जुनचोंग को 1-on-1 में आराम से हरा सकता है। मैं जानता हूँ, मैंने तुम दोनों से फटके खाए हैं और हर बार मुझे तेरी मार उससे ज्यादा फील हुई है, लेकिन आखिर एक थप्पड़ के बाद भी तेरी इतनी उससे फटती क्यों है। ये सुन के वो तुरंत ही उसके कॉलर को पकड़ लेता है कि साले डर क्या होता है, तेरे को दिखाऊं अभी मैं। ईजे कहता है कि भाई मैं बिल्कुल इसी चीज की बात कर रहा हूँ, तू इतना ज्यादा ताकतवर है तो आखिर तो उससे नीचे दब के क्यों रहता है। और ह्यूनचो ये बक देता है कि नहीं, मैं उसके नीचे दब के नहीं रहता, मुझे रहना पड़ता है, असलियत में मेरे को भी तुझसे ज्यादा उससे नफरत है। बट तभी टॉयलेट में एंट्री होती है जुनचोंग नाम की टट्टी की। वो आते ही कहता है कि तुम लोग साले यहाँ पर कर क्या रहे हो। एंड ईजे भी लाइक कि फक, मैं सारी बातें इसके पास से निकाल रहा था इसके इमोशंस के जरिए, लेकिन अब सब चौपट। पर तभी ह्यूनचो ईजे के माथे में टपली मार के बोलता है कि पता नहीं ये साला बावली गान यहाँ पे आ गया, मैं तो हल्का होके बस यहाँ से निकल रहा था। जुनचोंग उससे रिप्लाई देता है कि चल कोई नहीं, अच्छा हुआ कि तू मेरे को यहाँ पे मिल गया, वो सुबह मैंने तेरे को चाटा लगाया था उसका दर्द हो रहा है क्या। ह्यूनचो कहता है कि हाँ भाई हो रहा है, तो अगली बार से मेरे बीच में ऐसे मत पड़ियो। ह्यूनचो कतई अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है। एंड फिर वो लोग अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। अब ह्यूनचो और ईजे दोनों लॉबी में चलते हुए जा रहे होते हैं, पर तभी ह्यूनचो बीच में रुक जाता है। वो ईजे से कहता है कि तूने मुझसे पूछा था ना कि मैं उसको 1-on-1 में हरा दूंगा, तो मेरा जवाब सुन ले साले, अगर मेरा एक हाथ कोई बांध भी देना तब भी मैं उसको आराम से हरा सकता हूँ। लेकिन बस दिक्कत ये है कि जिस पल हमने उसको छुआ तब जो लोग उसके साथ खड़े हैं वो तुरंत ही उसकी मदद करने आ जाएंगे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इवनिंग पे और हम देखते हैं ईजे को जो अपनी छोटी बॉडी को पार्क के अंदर ट्रेन कर रहा है और साथ ही मोबाइल में वो जुनचोंग की फोटो देख रहा है किसी एक तगड़े बंदे के साथ। और अगेन हमें यहाँ पर स्कूल का वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ह्यूनचो उसे असलियत बता रहा था। वो कहता है कि उस बंदे का नाम है श्योंगह्योप और वो हम सबका सीनियर है और वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है।
और वही बंदा इस बड़वे का बचपन का दोस्त है, जिसकी वजह से वो चौड़ा हो रहा है और मुझ जैसा ताकतवर बंदा भी उसे छू नहीं सकता। वेल ईजे एक्सरसाइज करते हुए ऑलरेडी प्लान बना चुका होता है कि इन छोटे मिडिल स्कूलर से उसे कैसे डील करना है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन के स्कूल के लंच टाइम पर। ईजे बेचारा खुश होकर शांति से खाना खा रहा होता है, पर तभी जुनचोंग उसे एक टपली मारकर उसका मुंह थाली में दे मारता है। इस चीज को ह्यूनचो और उसका दोस्त भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अगले ही पल ईजे अपना नूडल सूप जुनचोंग के सर पे उल्टा कर देता है और फिर तुरंत ही वहाँ से भाग लेता है। अब ये इंसिडेंट के चलते पूरे कैंपस कैंटीन के अंदर जुनचोंग की इज्जत का फालूदा बन जाता है। वो अगेन चौड़ में आकर ह्यूनचो और उसके दोस्त को ऑर्डर देता है कि जाओ सालो उसको पकड़ के लाओ, लेकिन ह्यूनचो कहता है कि भाई अगर अभी उसके पीछे गया तो फिर मैं खाना खत्म नहीं कर पाऊंगा, और अगर उसको पकड़ने के चक्कर में ब्रेक ही खत्म हो गया तो अपन क्या खाएगा। एक काम कर भाई, तू पहले अपने कपड़े धोकर आ, अपने आप को साफ कर, देख लोग हंस रहे तेरे को देखकर। एंड लिटरली वो जुनचोंग की निब्बी फटाकड़ी भी उसको देख रही होती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है, जिसमें ह्यूनचो और ईजे प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इस लैंडी जुनचोंग की हेकड़ी कैसे निकालनी है। ईजे ने ह्यूनचो को पहले ही बता दिया होता है कि देख भाई, मैं जो भी उसके साथ करूँ तो उसके सपोर्ट में खड़ा होकर बीच में नहीं आएगा, तभी अपना प्लान काम करेगा। और ह्यूनचो ने अभी कैंटीन में ऐसा ही किया होता है। जिसके बाद अगेन सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का एक वाइन सीन दिखाया जाता है, और उसके कैंपस में हम देखते हैं 3 मुस्टंडो को जो 3rd ईयर के हैं, और उनमें से एक वही बंदा है जिसके पावर के दम पे जुनचोंग इतना चौड़ा होता है। इसके अलावा एक और भुक्खड़ बंदा और एक एली जेंग जैसा कतई चिकना लौंडा होता है, और ये लोग अपनी ही बातों वगैरह में लगे हुए होते हैं। पर तभी वहाँ पर जुनचोंग आता है और उसकी ये हालत देखकर वो बंदा उसे पूछता है कि भाई क्या हो गया तेरे साथ। एंड देन जुनचोंग का रंडी रोना शुरू। वो सब कुछ अपने बड़े भाई जैसे बंदे को बता देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज एक बार अब मेरी लास्ट टाइम मदद कर दे, तेरा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान रहेगा। वेल इन लुक्खे लोगों के पास वैसे भी कुछ करने का होता है नहीं, तो ये लोग मान जाते हैं कि चलो लॉन्डे का मैटर सुलटा लेते हैं। और लैंडी जुनचोंग फुल चौड़ में चल देता है कि अभी मजा आएगा बिड़ू। इधर ह्यूनचो की फटी पड़ी होती है कि कहीं वो 3rd ईयर वाले यहाँ पर आकर इसको कूट ना दे। वो तुरंत ईजे के पास जाता है और उसका मोबाइल छीनकर उससे कहता है कि अबे साले, आखिर तू ये क्या कर रहा है? कहीं तूने बिना प्लान के तो पंगे नहीं ले लिए उससे, क्योंकि उससे मेरी भी लग सकती है। ईजे भी लाइक ह्यूनचो भाई टेंशन मत लो, अपुन ने बिल्कुल तैयारी करके रखी है। वेल अगले सीन में हम देखते हैं उसी 3rd ईयर वाले लॉन्डो की गैंग को, जो लॉबी में चौड़ में चलते हुए आ रहे हैं, और उनकी एंट्री ईजे के क्लास के अंदर होते ही सबकी फट जाती है। और देख रहे हो विनोद, पढ़ने लिखने की उम्र में यहाँ पर लाइनें मारी जा रही है। उनका लीडर डायरेक्ट ह्यूनचो के पास जाकर पूछता है कि क्या तू ही है वो जिसने मेरे भाई के साथ पंगा लिया? वो सीधा कह देता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, वो पंगे वाला उधर बैठा है। वो ईजे की तरफ देखता है, ईजे भाई अभी भी फोन के अंदर लगे हुए हैं, एंड सडनली वो बंदा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ओए साले, बहुत चर्बी है क्या तुझ में? ईजे भी लाइक हाँ भाई, क्या चाहिए आपको? उसकी क्यूट शक्ल देखकर इस बंदे को और ज्यादा सदमा लग जाता है कि क्या इसने जुनचोंग को धो दिया था। इधर उसके दोनों लफंडर भी एकदम शॉक हो जाते हैं कि हाँ, अब तक तो सुना था कि जुनचोंग लैंडी है, लेकिन इस बच्चे ने उसको पीटा था, ये जानकर अब सही में मेरे को लग रहा है कि वो लैंडी है। उनका लीडर गुस्से में कहता है, अबे साले जुनचोंग, क्या इस फालतू काम के लिए तू मेरे सामने गिड़गिड़ाता आया था? क्या तेरे अंदर इतना भी दम नहीं है कि तू इस फुद्दू बच्चे की कुटाई कर सके? तो साले थू है तेरे पे, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना अब कभी, मैं भूल जाऊंगा कि मैं यहाँ पर आया था। ये सुनकर जुनचोंग उसके एक बार को हाथ पैर पकड़ता है, लेकिन वो बंदा गुस्से में उसे कह देता है कि आज के बाद ऐसा मत दिखाना कि मैं तेरे को जानता हूँ। एंड देन ईजे भाई का प्लान सक्सेसफुल। उनको पता था कि इस तरीके के बंदे जो अपना क्लैन बना के चलते हैं, उनको खुद की रेप्यूटेशन की काफी ज्यादा पड़ी होती है। वो फालतू में किसी के कहने पर ऐसे ही पंगा नहीं लेते फिरते। और उन लोगों के जाने के बाद ईजे कन्फ्रंट करता है जुनचोंग से कि अब साले अपनी औकात में रही हो, लेकिन लैंडी जुनचोंग सुधरने का नाम नहीं लेता। वो अगेन अटैक करने की कोशिश करता है, पर इस बार बीच में आ जाता है ह्यूनचो और अपनी जेब से हाथ निकालकर बस एक ही थपेट में जुनचोंग को तारे दिखा देता है। लिटरली ह्यूनचो का चाटा इतना खतरनाक होता है कि उस लैंडी का चप्पल भी निकल के उड़ गया होता है, और वो जुनचोंग को वही लाइन कहता है जो उसने उस दिन टॉयलेट में कही थी कि अगली बार से साले बीच में मत पड़ियो वरना कूटा जाएगा। मतलब ईजे भाई ने सक्सेसफुली क्लास के अंदर जुनचोंग की इज्जत का कचरा कर दिया होता है, प्लस अपनी इस वाली लाइफ को भी सर्वाइवल मोड पर ला दिया होता है। और बस अगले कुछ दिनों के अंदर भाई की जिंदगी 369 डिग्री बदल जाती है।
वो नॉर्मली अपने स्कूल की लाइफ जीने लगता है। इवन जो लोग उसको कमजोर समझते थे वो लोग भी उससे पंगा लेने से अवॉइड होते हैं। इवन ह्यूनसो के साथ भी उसकी ठीक ठाक दोस्ती चल रही होती है और वो उसके दिमाग को मान गया होता है। लेकिन वहीं पर जुनचोंग के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी होती है। बस थोड़ा सा धक्का लगने पर भी ह्यूनसो उसे मच्छर की तरह ट्रीट करता है और उसकी फट जाती है। वो थक हार के उदास होकर पार्क में बैठता है जहाँ पर उसकी पुराने वाली वो निब्बी भी मौजूद होती है। वो उसके साथ भी बात करने को ट्राई करता है बट तभी वो रियलाइज करता है कि उसकी पुरानी निब्बी को नया निब्बा मिल चुका है और ये वही बंदा है जो उस दिन क्लास में आया था। वहीं पे 69% बात पक्की हो गई थी। एंड देन जो होता है उसे देखकर जुनचोंग का दिल टूटे टूटे हो जाता है और फिर वो निब्बी पलटकर उसे वही लुक देती है जो उसने लास्ट टाइम हमारे ईजे भाई को दिया था। मतलब हमें अभी जुनचोंग जिंदा भले ही दिख रहा हो लेकिन असलियत में उसके दिल के अरमा आंसुओं में बह चुके हैं। वो खत्म हो चुका है ऑलरेडी। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है उसी दिन की इवनिंग पर और ईजे भाई अपनी इस बॉडी को जम के कसरत करवा रहे होते हैं ताकि उसकी फिजिकल ग्रोथ काफी अच्छे से हो। तभी वहाँ पर एंट्री होती है दुखी आत्मा जुनचोंग की जो कि बिल्कुल जादू की तरह हुडी पहन कर आया है और बस सदमे में कंटिन्यूसली एक ही बातें दोहरा रहा होता है। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ईजे भी लाइक अबे साले पागल है क्या, पी के आया है क्या, तेरे साथ जो भी हुआ उसमें मेरे को मत घसीट क्योंकि उन सारी चीजों का कारण तू खुद है। बस इतना बोलकर ईजे वहाँ से पलट जाता है। लेकिन अब तक लैंडी जुनचोंग का आत्मसम्मान तितर बितर हो चुका होता है। उसको बस 1 सेकंड के अंदर वो सारे बुरे पल याद आ जाते हैं जिसकी वजह से उसके सर खून सवार हो जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है वहाँ पर पड़े एक फुटपाथ ब्रिक पर। अब आगे समझ जाओ कि वो क्या करेगा। वो उसी पत्थर को अपने पूरे जोर से ईजे के सर में मार देता है और फिर हमें रेड अक्षरों में अज्ञान दिखाया जाता है कि ईजे चोई हैज डाइड। ईजे की आंखें वापस से खुलती है डेथ के याम में। वो गिड़गिड़ाकर डेथ से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसे क्यों मरा, इस बार मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। डेथ उसे एकदम शांति से कहती है कि यही इंसानों की फितरत है बेटा। बेसिकली वो कहना चाहती है कि जब ईजे तूने अपने आप को खत्म किया तब तेरे को इतनी चिंता नहीं हुई, लेकिन अगर किसी दूसरे ने तेरे को मारा तो अब तेरे को दुख दर्द पीड़ा अन्याय सब कुछ महसूस होने लगा साले। और फिर ईजे आगे डेथ से पूछता है कि आखिर अभी मैं जिस बच्चे की बॉडी में था ह्यूकजिन वो असलियत में आखिर कैसे मरा। डेथ कहती है कि आखिर मैं तेरे को वो क्यों बताऊं। ईजे सीधा मुंह पे उसे बोल देता है मत बता, मैंने पहले ही पता कर लिया है, वो भी बिल्कुल मेरी तरह अपने आप को टपका लिया था। मैंने उस एग्जैक्ट इवेंट को पूरे तरीके से टालने की कोशिश की पर तूने मेरी डेथ के लिए एक अलग ही प्लॉट सोच के रखा था। तुमने भले ही मेरे को गेम के सारे रूल्स बताकर मुझे सारी बात समझाई लेकिन अब तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो। साला इतना चुभने लगा हूँ। पर तभी डेथ ईजे को एक चाटा लगा देती है। यह चाटा पूरा हुआ ही नहीं था उससे पहले उसके पेट पर एक और मुक्का पड़ता है और फिर डेथ उसके बाल पकड़ के अपनी नी स्ट्राइक उसके मुंह पे मार देती है और फिर उसके थोबड़े पर अपना पैर रख के कहती है कि सबसे पहली बात ईजे चोई, मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला और अगर आइंदा तूने मुझसे इस तरीके से बात करने की जरूरत की तो मैं बस एक पल में तेरे पूरे मुंह को क्रश कर दूंगी। वैसे तो रूल्स ये भी कहते हैं कि मैं तुझे कुछ ना बताऊं, लेकिन अब जब तू मुझ पे डाउट करने लगा है तो तूने जो कहा ह्यूकजिन बिल्कुल वैसे ही मारा था सुसाइड करके, लेकिन तेरे उसकी बॉडी में जाने के बाद ये जो नए इवेंट्स हुए उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। ये सारी चीज तेरी ही चॉइस की वजह से हुई है। एक पॉइंट पर तूने डेथ को अवॉइड कर दिया था लेकिन फिर जो कुछ भी तूने किया उसी से अभी तू वापस यहाँ आ गया है। ईजे ये सुन के कम्प्लीटली उदास हो जाता है। उसे बुरा लगता है उस बच्चे के असली पेरेंट्स के बारे में। उसे अगेन अपनी माँ की याद आती है और वो अपने आप को कोसने लगता है। लेकिन तभी डेथ ऑलरेडी उसके सर पे अपनी बंदूक लगा चुकी होती है। वो कहती है जो बीत गया वो बीत गया, अब वो बदलने नहीं वाला। अगर तू अभी से ही ऐसी बातें बोल के हार मान जाएगा तो गेम में मजा नहीं आएगा। ईजे गिड़गिड़ाते हुए डेथ से कहता है कि प्लीज मुझे होपलेस सिचुएशंस के अंदर मत डालो, लेकिन आखिर उसके बिना मजा कहाँ। और इतना बोलकर ईजे की आंख खुलती है अपनी नई बॉडी में जिसमें वो पानी के अंदर डूबा हुआ है क्योंकि वो होता है एक ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक में और उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि वो कोई मैजिशियन है। इनफैक्ट पब्लिक भी उसका मैजिक शो देखने आई है। खचाखच हॉल लोगों से भरा हुआ है और हमारे जादूगर साहब पानी की टैंक के अंदर हाथों में हथकड़ी लगाए तैर रहे हैं। स्टेज पर खड़ा एंकर जोर से बोलता है मेहरबान कदरदान, आपके सामने पेश है फेमस मैजिशियन डेविड जैंग। इधर ईजे भाई को पानी के अंदर किसी चीज का पता ही नहीं होता। वो अपने बंधे हुए
हुए हाथ हिलाकर बोल रहा होता है कि खोलो भाई खोलो, लेकिन एंकर का ध्यान अपने ही काम में होता है। वो बोलता रहता है कि अभी हमारे जादूगर यहाँ से बाहर निकल कर दिखाएंगे। इसी बीच उस वाटर टैंक के अंदर ईजे का पैनिक और ज्यादा बढ़ जाता है, पर तभी उसे दिखाई देता है वो चमकता हुआ इन्फो इनपुट का गोला। वो तुरंत ही ये प्लान बना लेता है कि जैसे ही मुझे वो इन्फो इनपुट मिलेगा, मैं तुरंत ही जादूगर की वो टेक्निक पता चल जाएगी और मैं यहाँ से एस्केप कर पाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वो इन्फो इनपुट का गोला उसकी तरफ पहुंचे, बीच में उसके सबऑर्डिनेट पर्दा लगा देते हैं। ऊपर से एक बंदा उसके टैंक को बंद भी कर देता है और देखते ही देखते ईजे की सारी उम्मीद वहीं की वहीं रह जाती है। पर हम देख पाते हैं कि वो इन्फो इनपुट उन कर्टन्स को क्रॉस करके अंदर की तरफ आ चुका है और वो एंकर अपने फुल जोश में अनाउंसमेंट कर ही रहा होता है कि क्या हमारे मैजिशियन साहब वहाँ से निकल पाएंगे या फिर नहीं। और इसी के साथ 3, 2, 1 का काउंट होता है और हमारे सामने रेड अक्षरों से वही लिखा हुआ आता है कि ईजे चोई हैज डाइड अगेन। क्योंकि असलियत में इन्फो इनपुट को भी खत्म होने में भी कुछ मिनट्स या फिर कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है और ईजे पानी के अंदर ऑलरेडी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुका था और इसी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया। वो अचानक से वापस से जागता है डेथ के याम में और डेथ अभी वहीं पर मौजूद है। वो मस्त अपना गेम खेल रही है। ईजे उठकर जाता है सीधा उसके पास और उसे कहता है कि प्लीज मुझे भी बैठना है, मुझे भी चेयर दे दो। डेथ के चुटकी बजाते ही वहाँ पर चेयर आ जाती है। ईजे वहाँ पर बैठ जाता है। वो डेथ को कहता है कि डूबकर खत्म होना वो काफी ज्यादा डरावना था मेरे लिए। मुझे असलियत पता चल चुकी है कि जिस सिचुएशन के अंदर मैंने अपने आप को खत्म किया था वो एकदम फालतू बात थी। अगर मुझे वो इन्फो इनपुट थोड़ा सा भी जल्दी मिल जाता तो शायद मैं वहाँ से बाहर निकल सकता था। डेथ उसे घूर कर कहती है कि क्या तुझे अभी भी ऐसा लगता है ईजे चोई कि मैं तेरे साथ ये सब जानबूझ के करवा रही हूँ? क्या तू मुझ पे शक कर रहा है? ईजे भी लाइक कि नहीं 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 मैडम, वो बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े मैजिशियन का ऐसे टपक जाना वो बात गले के नीचे नहीं उतरती क्योंकि उसको बहुत सारे लोग देखने आए थे, तो मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि आखिर वो कैसे टपका होगा। डेथ उसे कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तू वहाँ से एस्केप हो जाता तो तू बच जाता। तेरी मौत किसी भी चीज से हो सकती है। अगर तू स्टेज पर खड़ा हो और तेरे ऊपर कुछ गिर जाए तो भी तू टपक सकता है। अपने मैजिक ट्रिक को खत्म करने के बाद अगर तुझे अचानक से दिल का दौरा आ गया तो उससे भी तेरी मौत हो सकती है और इसे ही तो डेथ कहते हैं, जो कहीं से भी और कैसे भी आ सकती है। ईजे उसे जवाब देता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे जो ये पनिशमेंट मिल रही है उससे मुझे वो समझ में आ रहा है। लेकिन फिर वो अगेन अपने मन के अंदर सोचने लगता है ये तो हद से भी ज्यादा बोरिंग चीज है। मैं जिंदा होता हूँ और वापस से कुछ होता है और मैं मर जाता हूँ, फिर ये मेरे को मारती है, मैं वापस से यहाँ से मरता हूँ, मैं वापस उधर जिंदा हो जाता हूँ और वापस वहाँ से मर के यहाँ पर आ जाता हूँ। पर तभी डेथ गुस्से में उसे कहती है कि तू जो सोच रहा है ना वो मेरे को सुनाई दे रहा है साले, और तुझे ये सजा इसीलिए मिल रही है क्योंकि ये जो तेरा एटीट्यूड है ना वो अभी तक नहीं बदला है। ईजे डर जाता है कि अरे यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तुमने सुन कैसे लिया? पर तभी डेथ उसके सर पर लगा देती है अपनी बंदूक को। जब जब तू मरेगा तू वापस से यहाँ पर आएगा, यही तेरे कर्मों का प्रायश्चित है। तेरे अपने हाथों से किए गए परिणामों को तू और ज्यादा भुगतेगा। और अगले ही पल ईजे की आंख खुलती है और हम देख पाते हैं कि वो अभी एक बुड्ढे की बॉडी में है और वो एक पुराने घर के फ्लोर पर बैठा हुआ है। उसे जल्दी ही इस बात का पता चल जाता है कि हाँ इस बार मैं बुड्ढे की बॉडी में हूँ। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके पैर में एक वायर लगी हुई है और जब वो अपनी पैंट को हटाकर देखता है तो उसके साथ साथ हमें भी पता लगता है कि उसके पैर में लगा हुआ होता है एंकल मॉनिटर, जो ज्यादातर लगाया जाता है खूंखार अपराधियों के हाउस अरेस्ट पर। यानी कि ईजे अभी जिस बॉडी में है वो शुगर दद्दू असलियत में क्रिमिनल है। ईजे अपनी बुड्ढे वाली नई बॉडी को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। इनफैक्ट वो कांपने लगता है कि ये क्या हो गया बीसी। एंड तभी ऊपर से इन्फो इनपुट सीधा उसके सर में चला जाता है और उसके साथ साथ हमें पता चलती है इस बॉडी की रियल आइडेंटिटी। इस पर्सन का नाम होता है गिलहैक्यो, जो नाकारा निकम्मा अपनी चलाने वाला ईगोइस्टिक नार्सिसिस्ट है, जो दूसरों को अपने से नीचे समझता है। यानी कि ये ऐसा बंदा है जो बात बात में किसी रैंडम टॉपिक को निकालकर अपनी खुद की ही बड़ाई करने लगता है। और अभी ये दो बंदों को अपना आर्मी का किस्सा सुना रहा है। वो कहता है कि तेरे भाई ने तो आर्मी के अंदर ऐसे झंडे गाड़ दिए थे, रोला चलता था तेरे भाई का रोला, वो लोग कितने भी रूल्स फॉलो करवाते थे लेकिन तेरा भाई तो मस्त जेब में हाथ डाल के घूमता था, डिसिप्लिन जाए भाड़ में। वो आगे बताता है कि आर्मी के ऑफिसर्स कितना भी उसको मना कर दे ऐसा करने से, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता था। वो जेब में हाथ रख के ऐसे चौड़ में ही चलता था और इसी की वजह से उसको हर बार डाउनग्रेड देकर डिपोर्ट किया जाता था। पर उसके बावजूद भी उसने अपनी आदत नहीं सुधारी। उसने पूरी की पूरी अपनी पलटन का ही माहौल खराब कर दिया, यहाँ तक कि उसके इलाइट ऑफिसर परेशान हो गए थे, पर वो नहीं सुधरा। और ये सारी बात सुनकर उसके सामने बैठा बंदा उसे कहता है कि भाई ये तो फिर तेरी गलती हुई ना, इसमें चौड़ में आकर ऐसे प्राउड फील करने वाली कोई बात नहीं है।
अगर आर्मी के अंदर बंदे रूल फॉलो करते हैं तो वो उनकी ड्यूटी है, तो तुझे ऐसा लगता है कि वो लोग पागल है? नहीं भाई, तू गलत फहमी में जी रहा है। तेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग तेरे से डरते थे इसीलिए तुझे कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग तेरे मुंह नहीं लगना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने तुझे सबसे अलग कर दिया। और ये सुनते ही गिलहैक का मत्था सनक जाता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो कांच की बोतल उठाता है और उस बंदे के सर में दे मारता है और वहाँ से चला जाता है। और यही असलियत होती है, उसकी जिंदगी में ना उतना पैसा होता है, उसको आर्मी में से निकाल दिया होता है, ना उसके बीवी बच्चे होते हैं, पर तब भी उसका ईगो अपनी पीक पर है। वो जब स्ट्रीट पे ऐसे ही चलते हुए जा रहा था, तभी उसकी साइड से एक लड़की गुजरती है और वो उसे पलट कर देखता है एंड उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। उसने रेड लाइट क्रॉस की तब भी उसको कुछ नहीं हुआ, उसने रूल्स फॉलो नहीं किए तब भी उसको कुछ नहीं हुआ, और वो जस्ट अभी अभी किसी का मत्था फोड़ कर आया है, उसके लिए भी उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सका। उसे लगता है कि वो नियमों से परे है, कानून उसके लिए बहुत छोटी चीज है, और इसी वजह से वो अंजाम देता है अपने सबसे बुरे गुनाह को। मतलब अब समझ जाओ कि उसने कितना घिनौना कांड किया होगा, जिसके बाद वो पकड़ा गया और उसका ये घिनौनापन पूरी दुनिया के सामने आ गया। लोग पहचान गए कि ये कितना बड़ा कमीना है। अभी करंट टाइम में भले ही वो प्रिजन से रिलीज हो चुका है, लेकिन उसने लगातार 11 साल जेल में बिताए हैं, और इसी वजह से उसके पैरों के अंदर वो एंकल मॉनिटर है, उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए कि साला कहां पर जाकर क्या खाता है और किधर को मुंह मारता है। और इन्फो इनपुट खत्म होते ही ईजे एकदम से सदमे में चला जाता है कि मैं क्रिमिनल की बॉडी में हूँ, एक ऐसा कमीना जिसको मारकर भी दिल को सुकून न मिले। वो एक बार को ऐसा सोचता भी है कि मैं इस वाली बॉडी को भी टपका देता हूँ, कम से कम मुझे इससे छुटकारा तो मिलेगा। पर फिर उसे डेथ की बात याद आती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे अगली जिंदगी और भी ज्यादा बदतर मिलेगी, और यही सारी चीज सोचकर वो परेशान हो जाता है। पर वो ये फिगर आउट कर लेता है कि हाँ, ये बॉडी एक न एक दिन तो जल्दी ही खत्म हो ही जाएगी, तभी तो मैं इसमें आया है। और तभी उसका एंकल मॉनिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, एंड जब वो उसे देखता है तब उसके दिमाग में क्लिक होता है कि हाँ, इसके साथ साथ उस बुड्ढे को एक ट्रैकिंग डिवाइस भी दिया गया है, और अगर मैंने गलती से वो डैमेज कर दिया तो मेरे को 7 साल की और ज्यादा सजा हो जाएगी। फिर उसको भूख लगती है, वो फ्रिज खोल के देखता है तो वहाँ पर खाने को कुछ नहीं होता, और ना ही घर में कहीं पर पैसे होते हैं, बस होता है एक क्रेडिट कार्ड। वो खुद को जैसे तैसे तैयार करता है कि इसके जरिए वो कोई ग्रोसरी का सामान ले आए और अपनी पेट पूजा कर ले। वो चलते चलते नेबरहुड को क्रॉस कर चुका होता है, और तभी सडनली उसका ट्रैकिंग डिवाइस वाला फोन बजने लगता है। उसे फोन पर डांट कर कहा जाता है कि साले ये एरिया तेरे लिए रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर बच्चों का केयर सेंटर है, तो पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। वो दूसरा रास्ता चूज करता है, पर वहाँ पर भी वो डिवाइस बजने लगता है, और इससे ईजे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि साले गुनाह उसने किया है और सजा मेरे को मिल रही है इधर। फाइनली एक स्टोर के नजदीक वो पहुँच जाता है, और अंदर जाते ही उसकी शक्ल देखकर शॉपकीपर गुस्सा हो जाता है। इनफैक्ट ईजे जब सामान ले रहा होता है ना, तब भी वो उसे चिल्लाकर कहता है कि साले थू है मेरे पे कि मैं तेरे नेबरहुड में रहता हूँ। अब अपनी इस वाली बेइज्जती का कोटा पूरा करके वो स्टोर से बाहर निकलकर जा रहा होता है, पर तभी रास्ते में एक टकला बंदा उसको रोक देता है। गिल है क्यों, तू तो वही कमीना है। वो तुरंत ही किसी और बंदे को कॉल करके कहता है कि भाई जल्दी से यहाँ आ जा, मैंने उसको ढूंढ लिया। ईजे की यहाँ पर फुल फट जाती है कि एक तो इसके हाथ में बैट है, ऊपर से मैं जिस बॉडी में हूँ वो क्रिमिनल है और उसको ये जानता है। वो बंदा ईजे को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें एक पोस्ट होती है कि अगर मेरे बैट पर 10,000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इससे गिल हैकियों को पेल दूंगा। एंड गैस व्हाट, उस पर 12,000 लाइक होती है। ईजे तुरंत ही वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने वो दूसरा वाला बंदा भी आ जाता है, और फिर वो दोनों मिलकर ईजे को ले जाते हैं एक अबैंडन्ड अपार्टमेंट में। उसे बांधकर एक साइड पे बिठा दिया होता है और उसकी फोटो क्लिक करी जाती है। वो लोग एनालाइज करते हैं उस फोटो को, फिर उन्हें लगता है कि नहीं, इतना काफी नहीं है, कम से कम पब्लिक को वो विमल का पानी तो दिखना ही चाहिए। एंड वो टकलू बंदा अपना बल्ला घुमा घुमा के ईजे की खतरनाक तरीके से धुलाई करता है, पर तभी वहाँ पर एक अनजान पर्सन आता है और एक स्टिक को उठाकर उस शूटिंग वाले बंदे को डाउन कर देता है, और तब जाकर वो टकलू को पता चलता है कि कोई खतरनाक इंसान यहाँ पर आ गया है। टकलू गुस्सा होकर उस बंदे पर अटैक करता है कि साले तू है कौन और यहाँ पर आके हमारा काम क्यों बिगाड़ रहा है। लेकिन वो बंदा उसके बैट को आराम से पकड़ लेता है और अपने हाथ में लेकर कहता है कि क्या लौंडे, सच में तेरे को लगता है कि तू इससे किसी को मार भी पाएगा। एंड देन वो उसकी भी धुलाई कर देता है। फिर वो ईजे को आजाद करता है। फिर उन दोनों बंदों के साथ हो जाता है उनो रिवर्स। वो बंदा ईजे को ऑफर करता है कि लो अंकल, अपना बदला पूरा कर लो, पर ईजे की तो ऑलरेडी फटी हुई होती है। वो कह देता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये करना नहीं चाहता, मुझे बस अपने घर जाना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जवान लौंडा ईजे को घर तक छोड़ रहा है, और उस दौरान उन दोनों के बीच काफी सारी बातचीत होती है, जिसमें ईजे उससे पूछता है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो फिर तुम
तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो, लेकिन जो तुमने पास्ट में किया इसका मतलब ये नहीं बनता कि मेरे आंखों के सामने कोई क्राइम हो रहा है मैं उसको हो जाने दूं। मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरा मानना है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। और ऐसे बात करते करते वो लोग उस बुढ़े ईजे के घर तक पहुँच जाते हैं और तभी उस बंदे का हाथ अजीब तरीके से ऐसे वाइब्रेट करने लगता है। ईजे उससे पूछता है कि भाई देख क्या हो गया तेरे को? वो कहता है कि कुछ नहीं अंकल, ऐसा तो होता ही रहता है। पर ईजे के वहाँ से जाने के बाद वो अजीब तरीके से अपने हाथ को घूरता है। फिर हमें दिखाए जाते हैं वही दो बंदे जो ईजे को टॉर्चर कर रहे थे। वहाँ पर वो अनजान बंदा वापस से पहुँच जाता है और उन लोगों का बैट लेकर उन्हीं को पेल देता है। यानी कि ये जो अभी भला मानुष दिखाया गया था वो असलियत में भला नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम अगेन देखते हैं ईजे को जो काफी ज्यादा कंफ्यूज है और यही सोच रहा है कि अब आगे मैं क्या करूंगा। फिर वो कंप्यूटर पर बैठता है और सर्च करता है अपनी इसी बॉडी के बारे में, यानी कि गिल हैक्योर द क्रिमिनल के बारे में, जिस दौरान उसे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं और कुछ उससे भी बड़े क्रिमिनल्स के नाम पता चलते हैं। और ये देखकर ईजे यही सोचने लगता है कि साला अपनी कंट्री के अंदर तो इससे भी ज्यादा बड़े क्रिमिनल है, तो फिर ये बुड्ढा इतना ज्यादा फेमस क्यों है? उन बाकी के लोगों के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? और ऐसे ही सर्फिंग करते हुए उसके सामने आती है एक वीडियो जिसमें होता है गिल हैक्योर का इंटरव्यू। और ये जस्ट उस टाइम पहले का है जब ईजे इस बुड्ढे की बॉडी में नहीं आया था। उस वीडियो में रिपोर्टर काफी सारे सवालात करता है उस बुड्ढे से, लेकिन ईगोमैनियक गिलहैक को जरा सी भी शर्म नहीं होती। वो सीधा इंटरव्यू में बता देता है कि मैंने जो क्राइम किया वो मेरी गलती नहीं थी, वो उन लोगों की गलती थी। और ऐसे ही दो चार गालियां बोलकर वो रिपोर्टर के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। और ये इंटरव्यू देखकर करंट टाइम पे ईजे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये कितना बड़ा कमीना है और मैं अभी उसकी बॉडी में हूँ। वो तुरंत ही डिसाइड कर लेता है कि अब भी इस बुड्ढे की बॉडी को लटका कर लुढ़का दूंगा। इनफैक्ट वो इस चीज को परफॉर्म भी कर देता है। पर तभी वो अनजान लौंडा वहाँ पर आ जाता है और उसे वापस से बचा लेता है। वो उसे कहता है कि अंकल प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने आप को ऐसे नहीं खत्म कर सकते क्योंकि आपको खत्म मैं करूंगा। ईजे देखता है उस लौंडे की क्रीपी स्माइल को, वो धीरे से अपना फंदा निकालता है और बस भागने की तैयारी ही कर रहा होता है। पर तभी वो बंदा उसे सुप्लेक्स मार देता है, फिर उसे बेहोश करके ले जाता है उसी अपार्टमेंट में। और वहाँ पर इस भाई ने पूरा तामझाम करके रखा है। ईजे की आंखें खुलती है और वो देखता है कि इस बंदे के पास उन्हीं दो बंदों का सामान है जो उसको पहले कूटे थे। अब इससे पहले ईजे और कुछ पता लगाए वो बंदा सीधा बता देता है कि बुड्ढे तेरे पे मेरी पहले से नजर थी, मैं तो तेरे को लुढ़काना चाहता ही था, लेकिन उन दोनों बंदों ने मेरा काम आसान कर दिया। मैंने अब तक तेरे सामने जो कुछ भी किया वो सारी मेरी एक्टिंग थी, क्योंकि मैं अपने विक्टिम्स को ऐसे ही फंसाता है। मैंने तुझसे पहले भी कई सारे लोगों को ऐसे ही लुढ़काया है और ये करने में अपुन को बहुत मजा आता है। सो बेसिकली ये बंदा एक साइको किलर है जो किलिंग को एंजॉय करता है। वो काफी क्रीपी तरीके से ईजे की गर्दन पर इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पर मुझे स्टैब करने में बहुत ही मजा आता है बिड़ू। ईजे उससे कहता है कि आखिर ये सब करने का फायदा तुमको क्या कुछ होने वाला है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मैं तो बस ऐसे नॉर्मली करता हूँ यार, मेरे को मजा आता है ये सब करने में। फिर वो एक बैग के अंदर से कुछ चीजें निकालने लगता है और ईजे से पूछता है, दद्दू बताइए अब आपको पेलने तो वाले ही हैं, फिर भी अगर कोई आखिरी इच्छा बची हो तो बक दो। वेल ईजे को ये पता चल चुका है कि अब उसका गेम बजने ही वाला है और अभी वो जिस सिचुएशन में है उसमें वो कुछ कर भी नहीं सकता। एंड सडनली वो बंदा एक चाकू निकालकर ईजे के एक घुटने के ऊपर मार देता है और उसे कहता है कि अगर दद्दू मैंने थोड़ी सी भी गलती यहाँ पर कर दी होती तो सिर्फ खून बहने से तू ऑन द स्पॉट टपक जाता, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुझे एकदम आराम से निपटाऊंगा। फिर वो उस नाइफ को वापस से निकाल लेता है और फिर वो कुछ अंड बंड बातें करता है सोशल मीडिया से रिलेटेड कि काफी सारे ऐसे घटिया लोग होते हैं जो मूवी रिलीज होने से पहले ही उसे कमेंट्स के अंदर स्पॉइल कर देते हैं और मुझे वैसे घटिया लोग पसंद नहीं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो अपने आर्ट के थ्रू लोगों के इमोशंस को बदल सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट भले ही ना हो लेकिन एक डिजायर होता है, एक आर्टिस्टिक डिजायर, और मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ और यही मेरे और उनमें फर्क की बात है। और इस बार मेरी ब्लॉकबस्टर किलिंग तू होने वाला है। अगर मैंने तुझे खत्म कर दिया तो मुझे लोगों का खतरनाक रिएक्शन मिलेगा। फिर वो एक बार ईजे को भी पूछता है कि चल बता आखिर तुझे मैं कैसे खत्म करूं? वैसे भी तू बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है और जो कांड तूने पास्ट में किए हैं उस हिसाब से मेरा मन कर रहा है कि तेरे कंचे ही काट दूं। और ऐसा बोलकर वो वापस से हंसने लगता है
और उसकी ये क्रीपी स्माइल देखकर ईजे और भी ज्यादा डर जाता है। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अब तो मेरे सामने मौत से भी बड़ी मुसीबत खड़ी है। वो काफी स्पीड में अपनी टंग को बाइट करके अपने आप को एंड करने का ट्राई करता है, पर वो सीरियल किलर सीधा अपनी उंगलियों को उसके मुंह में डाल देता है। एंड देन वो अपने फेवरेट स्पॉट पर वही चीज परफॉर्म करता है जो उसने शुरुआत में ईजे को कही थी, और फिर से हमारे सामने लिखा हुआ आता है, ईजे चोई हैज डाइड। ईजे अगेन जागता है डेथ के रिया में, और अभी वो काफी ज्यादा डरा और सहमा हुआ है। वो तुरंत ही गुस्से में डेथ के पास जाता है और उसका गला पकड़कर उसे गुस्से में कहता है कि बस अब रुक जा यहाँ पर साली। पर डेथ उसकी सारी बातों पर हंसती है और पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाती है। वो कहती है कि तू जो सोच रहा है और जो भौंक रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल गलत है। असलियत में तुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। मैं तुझे सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ ईजे चोई कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और तेरे साथ जो ये चीजें हो रही है वो मैं कंट्रोल नहीं कर रही। कि तूने मरने से पहले अपनी विल के अंदर डेथ को बहुत हल्के में ऐसे लिखा था कि मेरे को मरना बहुत आसान लगता है, और उसके बाद तू टपक गया तो तुझे उसी की सजा मिल रही है। और ईजे समझ जाता है कि उसने जाने अनजाने में ही डेथ की इंसल्ट की है, उसी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। वो उसे फिर से कहती है कि तुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तूने कुछ गलत नहीं किया तो ध्यान से याद कर। तभी ईजे को अचानक से उसकी माँ की याद आती है, लेकिन फिर भी वो डेथ को कहता है कि नहीं, मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन डेथ अपना ड्रॉवर खोलते हुए कहती है कि अब किसे फर्क पड़ता है, डेथ अपने आप में ही एक ऐसी चीज है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड ऐसा बोलते हुए डेथ उसके ऊपर बंदूक तान देती है, पर ईजे की अब इतने में ही फट चुकी है। वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है कि प्लीज इसे रोक दो, मुझे माफी दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। पर डेथ अपनी बंदूक को लोड करते हुए कहती है कि ईजे तू अभी तक नहीं समझा कि आखिर डेथ का असली मतलब क्या है। और ये देख के ना ईजे वापस से अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। मतलब एक तरीके से वो नाटक कर रहा था, उसको ये नहीं करना। अब वो कहता है कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मेरे को वापस से इस लूप के अंदर जाना ही होगा। तो एक काम करो, लो इधर मारो मेरे को, इधर एकदम बीचों बीच। वेल ईजे को ऐसा लगता है कि उसके ऐसा बोलने से डेथ का माइंड बदल जाएगा और वो कुछ और करेगी बजाय उसको लाइफ की गोली मारने के। बट डेथ डिडंट इवन हेजिटेट। अब अगेन ईजे की आंख खुलती है एक नई बॉडी के अंदर, और उसमें उसके बाल पनवाड़ी कलर के हैं और वो एक फेमस स्ट्रीमर है। और भाई सेटअप देखो इसका। और सडनली वो रियलाइज करता है कि वो तो लाइव स्ट्रीम कर रहा है। उधर कमेंट्स पे कमेंट्स आए जा रहे हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। तभी 1000 वॉन की एक सुपर चैट भी आ जाती है और उसी में से निकलता है इन्फो इनपुट। एंड उसकी मेमोरी के थ्रू हमें बताया जाता है कि उस बंदे का नाम गुचान किम है जो 31 साल का है और उसका स्ट्रीमर नेम है लेजी किम। ये बंदा स्कूल के अंदर एक एवरेज स्टूडेंट था, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स भी नहीं खेल पाता था, पर कॉमेडी करने में भाई बचपन से अच्छा था। और ऐसे ही उसने अपने साथ वाले बंदों को हाई स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि मिलिट्री तक में भी हंसाया और एंटरटेन किया। पर असल लाइफ में वो एक लूजर बन के रह गया, जिसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल खोल के स्ट्रीमर ही बन जाता हूँ। और 1 साल के अंदर उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। एंड ये सब इसी वजह से हुआ था क्योंकि उसे जोक्स क्रैक करना आता था, उसे मजाक करना आता था, और उसी वजह से वो सबको एंटरटेन करता था। और ऐसे इन्फो इनपुट खत्म होता है। ईजे को पता चलता है कि उसका अब तो जैकपॉट लग गया, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा मालदार पार्टी है। वो अपने आप को संभालने के लिए पहले तो एक पानी का घूंट पीता है, पर तभी उसकी लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स पर नजर पड़ती है जो कि 8711 है। ये देखकर शौक के मारे वो अपने ही मुंह पे पानी डाल देता है और खुद ही वहाँ से गिर जाता है। वो उठ के वापस से अपनी जगह पर बैठता है और उसे पता चलता है कि ऑडियंस तो भाई इसमें ही फुल एंटरटेन हो गई। पर अब आगे अब वो क्या करे। वो हड़बड़ाहट के मारे फटाफट से पीसी ही बंद कर देता है कि नहीं, अभी मेरे को स्ट्रीम नहीं करनी है। फिर जब वो अपने उस स्ट्रीमिंग रूम से बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि वो कितने आलीशान घर के अंदर रह रहा है। वो मस्त सोफे के ऊपर अपनी कमर को लिटाता है। तभी वो देखता है कि उसकी साइड में टीवी का रिमोट है, तो वो टीवी ऑन कर देता है। एंड टीवी पे खबर चल रही होती है गिल हैक्यो की, जिसमें बताया जा रहा है कि खूंखार अपराधी सेक्सुअल प्रेडेटर गिल हैक्यो फाउंड डेड। ये देखकर उसको अचानक से उस किलर की याद आ जाती है, तो वो तुरंत टीवी को बंद कर देता है। मतलब उस किलर का खौफ कितना होगा कि भाई की इस लाइफ के अंदर भी काफी ज्यादा फट रही है। वो तुरंत ही अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है कि डेथ ने मुझको सोच समझ के इस लाइफ में भेजा है, मतलब नियरली फ्यूचर के अंदर इसके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट होगा और मेरी ये लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो अगर मुझे सरवाइव करते रहना है तो मुझे डेथ को अवॉइड करना होगा। और कोको कोला पीते हुए वो तुरंत ये भी फिगर आउट कर लेता है कि डेथ मुझे वापस से एक ही दुनिया के अंदर रिपीट कर रही है, बस बॉडी स्विच करके।
तो क्यों ना इस वाली बॉडी की वेल्थ का फायदा उठाया जाए। ईजे भाई प्लानिंग बना लेता है कि मैं इस अमीर स्ट्रीमर के काफी सारे पैसों को किसी एक खास लोकेशन पर सेव करके रख दूंगा, एंड अगर उसके बाद में खत्म भी हो जाता हूँ तो मैं दूसरी लाइफ में वापस आकर उस मनी को कलेक्ट कर लूंगा, एंड उसी से मेरा सर्वाइवल और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और वो शुरुआत करता है इस बंदे की कार से। अपने पर्सनल पार्किंग लॉट के अंदर जाते ही भाई हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फफारी, मर्सिडीज, BMW, मित्सो NCBC सब कुछ होता है। एंड फिर तुरंत ही अपनी फेवरेट कार लेकर फुल स्पीड में निकल पड़ता है। वो शहर के एक शांत जगह पर जाकर अपनी शाम को बिताता है, जहाँ पर उसे ये एक्सपीरियंस भी होता है कि इस बॉडी को लोग जानते हैं, पसंद करते हैं और उससे भी ज्यादा उसकी इज्जत भी करते हैं। यहाँ तक कि भाई की तगड़ी फैन फॉलोइंग भी है। और अगले ही दिन वो उस कार को बेच देता है और अपनी इस बॉडी के बैंक अकाउंट में से भी सारा पैसा निकाल लेता है, जो अप्रोक्सीमेटली होता है 1.4 बिलियन वॉन। फिर अपनी गोल्ड चेन, गोल्ड घड़ी वो भी इस बैग के अंदर डाल देता है एंड बैग को सील पैक करके ले जाता है दूर दराज जंगल के इलाके में, जहाँ पर प्लानिंग के मुताबिक वो गड्ढा खोदकर उस बैग को जमीन के नीचे अच्छे तरीके से दफना देता है और उसके एग्जैक्ट सामने वाले पेड़ पर एक मार्क बना देता है। और ये काम निपटाने के बाद जब वो उस पहाड़ी की ढलान पर से उतर रहा होता है ना, तब उसे चलने और भागने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी ये वाली बॉडी उतनी कंफर्टेबल नहीं है इन सारी चीजों में। तभी ठोकर लगने से वो लुढ़कता हुआ गिर जाता है और ऐसे ही गिरते गिरते ईजे की अपनी असली बॉडी वाली मेमोरी ट्रिगर हो जाती है, जिसमें वो काफी छोटा होता है और अपने फादर को लेकर अपनी मॉम के सामने रो रहा है कि आखिर पापा कब आएंगे। लेकिन आखिर छोटे ईजे को उसकी माँ कैसे बताती कि उसका फादर इस दुनिया से पहले ही जा चुका है। और तब से लेकर जब तक ईजे 25 साल का हुआ, तब तक उसकी माँ ने उसका हर एक कदम पर साथ दिया। उसने अपनी मॉम से वादा किया था कि जॉब लगने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे सूट पहनूंगा। बट इन रियलिटी वो बस घर पे गेम ही खेलता रहता था। यहाँ तक कि उसकी मॉम के कॉल आने पर भी वो सही तरीके से उनसे बात भी नहीं करता था और अपनी जॉब को लेकर बहाने बनाता रहता था। और जब उसने अपनी लाइफ को एंड करने का डिसीजन लिया था ना, तब भी उसकी मॉम कंटिन्यूअसली उसको कॉल करे जा रही थी, पर तब भी उसने उनके एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। और उसके बाद उसने क्या किया ये सब हम जानते हैं। मतलब ये कदम उठाने से पहले ईजे ने एक भी बार अपनी मॉम के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम एवरी सेकंड उसके बारे में ही सोच रही थी। ईजे ने कॉल नहीं उठाया तो बेचारी ने मैसेज भी किया था, पर उससे पहले ईजे अपनी जिंदगी को एंड कर चुका था। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। ईजे को एक अनजान बंदा जगाता है, पर होश में आते ही ईजे की आंखों में आंसू होते हैं। वो तुरंत ही अपनी जगह पर से उठता है और उस बंदे को बताता है कि मैं ठीक हूँ अंकल, मुझे कोई चोट नहीं लगी। और उसके यहाँ आने का रीजन पूछने पर वो उस बंदे को कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही जॉगिंग करने आया था। पर वो टकलू बंदा उसे कहता है कि नहीं बच्चे, तुमको ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर खतरा हो सकता है। मैं यहाँ पर माउंटेन्स में इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे दुनियादारी से दूर रहना है। और ऐसे ही ईजे उसको टाटा बाय बाय बोल के चला जाता है। पर एंड में हम इस टकलू का सस्पिशियस लुक देखते हैं और सीन शिफ्ट होते ही हम वापस से उसे देखते हैं उस आलीशान घर के अंदर। वो कोको कोला पीते हुए अपनी असली जिंदगी के बारे में जो ख्याल आया था उसके बारे में सोचता है। उसे अपनी माँ की याद वापस से आने लगती है और गुस्से में वो उस कैन को वहीं पर फेंक देता है। मतलब उसने अपनी असली जिंदगी के साथ जो किया था उसकी वजह से अभी उसे खुद पर ही घिन आ रही होती है। फिर परेशान होकर वो अपनी इसी बॉडी वाली स्ट्रीम को देखने लगता है, क्योंकि उसको नींद भी नहीं आ रही होती और उसको डर है कि अगर मैं सो गया तो मैं डायरेक्ट फिर उठूंगा डेथ के ही रियाम में। अब ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के बाद वो अपनी इसी वाली बॉडी से इंस्पायर होकर एक लाइव स्ट्रीम करता है, जिसमें वो ऑडियंस के सामने खाना खाते हुए ड्रिंक करेगा। एंड लकीली उसे इस चीज के अंदर ऑडियंस का काफी तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता है और ऐसे ही स्ट्रीम करते करते सुबह हो जाती है। फिर वो थक कर अपने बेड पर सोने जाता है और अपनी आंख बंद करने के बाद उसकी आंखें डायरेक्टली खुलती है डेथ के रियाम में। मतलब एक तरीके से वही हुआ जो उसने सोचा था। उसने आंख बंद की और उसकी आंख खुली डेथ के रियाम में। इवन डेथ खुद भी काफी ज्यादा शॉक होती है कि इतनी जल्दी भाई कैसे आ गया तू। ईजे कहता है कि मैंने बस वहाँ पे आंख बंद करी और अचानक से मेरी आंख फिर यहाँ पर ही खुली। आखिर ये कोई बात है? इतनी फालतू चीज से कौन मर सकता है? पर डेथ उसे कहती है कि भाई अपनी मेमोरीज को सही से याद कर। उन माउंटेन से आने के बाद तूने कंटिन्यूअसली लाइव स्ट्रीम की है, जिस दौरान तूने काफी सारी उल जलूल चीजें खाई है और ऊपर से कितनी बोतल चढ़ाई है, और उसके बाद तू सो गया। तुझे बस इतना ही याद है, पर असलियत में तू जब जब सोने जाता था तब तेरी आंखें अपनी मेमोरीज के चलते खुल जाती थी। तुझे अपनी असली वाली मॉम की याद आने लगती थी और उसी वजह से इस पूरे वीक के दौरान तू ठीक से 8 घंटे भी नहीं सो पाया, और यही है तेरी उस बॉडी की डेथ का रीजन। पर तभी ईजे नीचे देख कैसे स्माइल करने लगता है, क्योंकि भाई ने
ऑलरेडी प्लान भी रेडी रखा है। और उसके ये एक्सप्रेशंस देखकर डेथ ये समझ जाती है कि ये पक्का कोई झोल करके आया है, और वो उसको गोली मारने से पहले कहती है कि अब अपनी नेक्स्ट वाली लाइफ में जाकर हंसना। ईजे की आंख खुलती है एक नई बॉडी के अंदर, और वो उठते ही देखता है कि वो एक प्रिजन के अंदर है। और अब वो यही सोचने लगता है कि आगे अब मैं क्या करेगा, आखिर कितने टाइम तक मुझे यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि वो जो पैसे गाड़े थे उसको लेने भी तो जाना है। पर तभी एक गार्ड आकर उसकी सेल का दरवाजा खोलता है और उसे ले जाता है। ईजे को एक बार को ऐसा लगा था कि अब फाइनली जेल से उसकी छुट्टी हो गई, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसकी इस वाली बॉडी को उस पर्सनल सेल के अंदर इसीलिए रखा गया था क्योंकि पास्ट में जेल के अंदर इसने कोई बड़ा ट्रबल क्रिएट किया था, और अब वापस से अब वो जनरल प्रिजन के अंदर आ चुका है। और आते ही उसके सामने उसे दिखता है एक खूंखार अपराधी जिसका नाम है जुनशोंग। वेल आई होप आप लोग इसे भूले ना हो, ये वही बंदा है जिसने ईजे की उस बच्चे वाली बॉडी को खत्म कर दिया था, और उसके बाद से ये बंदा इधर प्रिजन में ही है। उसकी शक्ल देखकर ही ईजे को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे पेलना शुरू ही कर देता है। ईजे उसको इतना मारता है कि उसकी प्रिजन के बाकी सारे लोग भी डर जाते हैं कि भाई रोको इसे। फिर वो सब साथ में मिलके ईजे को पकड़ते हैं, और तभी उस जनरल सेल की खिड़की से इन्फो इनपुट आकर सीधा उसके सर में चला जाता है, जिसके थ्रू हमें बताया जाता है कि ईजे की इस बॉडी का नाम है टेसंग जो अभी करंटली 20 साल का है, और ये मेमोरीज 3 साल पुरानी है जब वो 17 साल का था। इसके फादर बिल्कुल एक एथलीट की तरह हट्टे कट्टे और फिट थे, और उनके ही जीन्स की वजह से ये भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद उसका बाप एक नंबर का पियक्कड़ था, और घर में हमेशा टेसंग की माँ के साथ बदसलूकी किया करता था। और इन सारी टॉक्सिक चीजों के अंदर ही टेसंग पला बड़ा है, और फाइट के अंदर इतना ज्यादा अच्छा होने की वजह से उसके स्कूल के बुलीज के साथ काफी अच्छी बनती है, और भाई फुल ऑरा फार्मिंग करता है। और इतनी पावर होल्ड करने के बावजूद भी स्कूल में भाई की एक भी बंदी नहीं है, क्योंकि टेसंग को इन सारी फालतू चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको बस एक ही चीज पसंद है, और वो है फाइटिंग, जिसमें वो आज तक एक भी बार नहीं हारा। और ऐसे ही एक दिन अचानक से जब वो अपने दोस्तों के साथ सुट्टा फूक रहा होता है, तब एक अनजान पियक्कड़ अंकल उसके सामने आकर ज्ञान पेलने लगता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड इसी वजह से टेसंग उसकी काफी गंदी कुटाई करता है, लेकिन फ्लो में वो उसको कुछ ज्यादा ही डैमेज दे देता है, और इसी वजह से पुलिस वहाँ पर आकर उसको धर लेती है। और कोरिया के लॉस के अकॉर्डिंग उसको 3 साल की जुवेनाइल प्रिजन होती है, जिसमें से अब काफी सारा टाइम गुजर चुका है। अब बस 1 ही महीना बचा है, जिसके बाद वो रिलीज हो जाएगा। एंड फिर वापस से प्रेजेंट में आते ही वो देखता है कि बाकी सारे लोग उसको रोक रहे हैं, तो वो वहीं पर रुक जाता है कि नहीं, अब मैं आगे नहीं मारूंगा। एंड अपनी जगह पर वापस जाते हुए उसका एक प्रिजन मेट उसे कहता है कि तुझे गलती से भी इस बंदे के साथ उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सच में एक साइकोपैथ है। हम सब तो यहाँ पर छोटे मोटे मार पिटाई के क्राइम के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो सच में किसी को टपका के आया है। और तभी जुनशोंग वापस से अपनी जगह से उठकर ईजे को कन्फ्रंट करता है, पर ईजे की हाइट बॉडी देखकर वो वहीं पर डर जाता है। अब इस इंसिडेंट से ईजे ये जान गया था कि इस भाई की अकल प्रिजन में आने के बाद भी ठिकाने पर नहीं आई है, तो दूसरे दिन वो सामने से उसे चिढ़ाता है। अब जुनशोंग और ये बाकी सारे प्रिजनर्स जो भी है, वो सारे ईजे की शक्तियों से तो अनजान है। उनको नहीं पता कि ईजे असलियत में सब कुछ जानता है इस बंदे के बारे में, कि असलियत में ये कितना बड़ा लैंडी है। ये बस ताकतवर लोगों के बीच में रहकर खुद को बड़ा दिखाता है, असलियत में ये कुछ भी नहीं है। और अभी जुनशोंग ईजे की इस नई बॉडी के सामने बिल्कुल वैसा ही कर रहा होता है। ब्रो लिटरली एक्ट लाइक अ साइकोपैथ कि तू मेरा अगला विक्टिम है, अगर मेरे रास्ते में आएगा तो पेला जाएगा। बट इन रियलिटी ब्रो स्टिल इन अ लेंडी मोड। तो इसी वजह से ईजे अपनी उस पास्ट वाली मेमोरीज के थ्रू इसकी पोल पट्टी खोल देता है कि चल साले झूठे, तू बस एक स्कूल का मामूली बुली था, जिसकी एक टाइम पर लोगों ने अच्छे से बजाई थी, और ये सदमा तेरी पिलपिली गांड सह नहीं पाई। तुझे तेरे ही ताकतवर दोस्तों ने छोड़ दिया, और फिर तूने उस बच्ची को मारा, और वो भी उसके पीछे से अटैक करके। कितना बड़ा कायर है रे तू। और ये सारी बात वो प्रिजन के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, वो सब सुन रहे होते हैं। तभी ईजे अपनी क्रीपी स्माइल के साथ उसके कानों में कहता है कि तू यही सोच रहा है ना कि मुझे ये सब कैसे पता, तो मुझे सपना आया था, और उस सपने के अंदर वो बच्चा आया था जिसके बाल तपेली कट थे, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। इधर जुनशोंग की फुल फट के हाथ में आ जाती है, और ईजे सबके सामने ही रिवील कर देता है कि देखो भाई देखो, ये है लैंडी। ये बड़वा अभी तक तुम सबको बना रहा था, लेकिन अब भाई लोग आप सबको पता चल गया है कि ये टट्टी है, तो इसको बहा दो। ये सुन के वो सारे प्रिजन में टूट पड़ते हैं जुनशोंग के ऊपर, और उसकी काफी गंदी ठुकाई करते हैं। जिस बीच उसे ये भी पता चल जाता है कि अब बस 15 दिन ही बचे हैं, और उसके बाद वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, और हम देखते हैं ईजे
और काफी सारे और भी प्रिजनर अपने प्रिजन कैंपस के अंदर मजे मार रहे होते हैं और ईजे बस वहाँ पर बैठा होता है। तभी एक बंदा उसके पास आता है और उसे बुलाता है एंड उसकी शक्ल देखकर ईजे की मेमोरी ट्रिगर होती है। उसे याद आता है कि लास्ट टाइम अभी जिस बंदे की वो बॉडी में है उस बंदे ने इसको बाथरूम में काफी गंदा धोया था और यही वो रीजन था जिसकी वजह से इसको स्टार्टिंग में ही अलग सेल में रखा गया था। और अभी ये बंदा अपने साथ कुछ मुस्टंडों को लेकर आया है और वो सारे लोग मिलकर उसे लेकर जाते हैं प्रिजन के बैकयार्ड में और फिर वो लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहते हैं। और ईजे को लगता है कि ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब थोड़े ही दिन में मैं रिलीज होने वाला हूँ। अब ये होने के बाद वो वहाँ से निकल ही रहा होता है पर तभी वो सारे लौंडे ईजे पर अटैक कर देते हैं। पर अगले ही पल हमें पता चलता है कि ईजे ने अकेले ने इन सभी को पेल दिया है। लिटरली उसको खुद को इस बात पर यकीन नहीं होता कि ये कैसे हुआ और मेरी बॉडी ने इतना जल्दी रिएक्ट कैसे किया। वेल, इस बंदे के इन्फो इनपुट के दौरान ही मैंने बताया था कि इसके पास स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स है जिसकी बदौलत ये काफी ज्यादा फास्ट है और अच्छी खासी फाइट भी कर सकता है। और इस इंसिडेंट के बाद ईजे काफी ज्यादा खुश होता है। वो यही सोच रहा होता है कि अब बस मुझे वो पैसे लेने जाना है जो मैंने जमीन में गाड़ के रखे थे और वो भी मैं बहुत ही जल्दी ले आऊंगा क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ, हेल्दी भी, और इससे मेरी इस बॉडी का सर्वाइवल काफी ज्यादा आसान बन जाएगा। मतलब ईजे के लिए चीजें काफी अच्छी चल रही है बट उसके सेल के अंदर बाकी जो सारे बंदे होते हैं ना वो जुनशोंग को काफी ज्यादा बुली कर रहे होते हैं और उसकी शक्ल देखकर ईजे समझ जाता है कि ये आगे चल के पक्का कोई कांड करेगा। वेल, रात में जब सो जाते हैं ना तब ये बड़मुंजी का बाथरूम में जाकर अपने टूथब्रश के सिरे को पैना बना रहा होता है एंड गेस व्हाट, ईजे उसे नंगे हाथों से पकड़ लेता है कि साले तू कर क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन लैंडी जुनशोंग कहाँ सुनने वाला था, वो सीधा अटैक कर देता है उस पे। पर ईजे भाई अभी एक प्राइम लेवल की बॉडी में है। वो बस जुनशोंग को रोककर गुस्से में उसे यही कहता है कि क्या तू मुझे वापस से मारना चाहता है साले। लैंडी जुनशोंग भी लाइक वापस से मतलब तू कहना क्या चाहता है, मैंने तुझे कब पहले से मारा। ईजे सीधा हेडबट मार के उसकी नाक फोड़ देता है और फिर उस पर एक थप्पड़ लगाता है। पर उसे ये बात भी अच्छे से पता होती है कि इससे ये नहीं सुधरने वाला और ईजे भी खुद भी आगे चल के इससे पंगा लेगा तो उसके लिए ही तकलीफ बढ़ जाएगी क्योंकि थोड़े ही दिन में उसकी रिहाई होने वाली है। तो ईजे भाई बीच का रास्ता निकालते हैं और वो बस जुनशोंग को इतना कहता है कि तुझे जो गाल पे लगी है उस पे दर्द हो रहा है, क्या तुझे उतना ही दर्द हो रहा है जितना ह्यूनशो तुझे मारता था तब होता था। और ह्यूनशो की याद आते ही लैंडी जुनशोंग की फट जाती है कि इसको कैसे पता उसके बारे में। ईजे सीधा अपना कवर उसके सामने ब्लो कर देता है कि मैं वही बच्चा हूँ ह्यूकजिन जिसको तू बुली करता था और फिर तूने उसको मार दिया। जुनशोंग की एवरी सेकंड फट रही होती है। वो चिल्ला के यही बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल एंड ईजे अपनी क्रीपी बातों के साथ उसे और डरा देता है। वो उसे कहता है कि मुझे तो ये भी याद है कि जब तूने मुझे पत्थर से मारा था उससे पहले हमारे बीच में क्या बातचीत हुई थी। क्या तेरे और कोई कारनामे बताऊं कि मैंने तुझे कैसे बेंच की चेयर से पीटा था, फिर तेरे सर पे सूप का बाउल भी उल्टा कर दिया था और जब तू स्कूल में अकेला पड़ गया तो तेरी माशूका किसी और बंदे के साथ चली गई। एंड ये सब बताने के बाद ईजे कतई ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करता है। वो अपनी आंखें अंडरटेकर की तरह से ऊपर कर लेता है और उसे कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं आऊंगा। जब तक तू मर नहीं जाता तब तक तेरा पीछा ना छोड़ पाऊंगा। अब इस एग्जैक्ट मोमेंट पर जुनशोंग का मेंटल, फिजिकल, लुल्ली लसुन सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है। वो सीधा जमीन पे गिरता है और हम देखते हैं कि उस लैंडी ने हगने के साथ साथ मूत भी दिया है। जिसके बाद प्रिजन के अंदर अगले कुछ दिन एकदम शांति और आराम से बीतते हैं क्योंकि जुनशोंग एकदम सदमे में जा चुका है। और ऐसे ही एक दिन मुहूर्त देखकर ईजे भाई जेल से आजाद हो जाते हैं और तभी वो नोटिस करता है कि उसे तो कोई वहाँ पर लेने भी नहीं आया। वेल, वो पहली फुर्सत में बस पकड़ के निकल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर जहाँ पर उसने वो पैसे गाड़े थे, जिस दौरान इसे इस बॉडी वाले पर्सन का फोन भी मिलता है। फिर चाइनीज ढाबे पर रुक वो अपनी दबा के पेट पूजा करता है एंड फाइनली ब्रो रीच हिज डेस्टिनेशन। ईजे फुल तैयारी के साथ फावड़ा लेकर ही आया है लेकिन तभी उसे सडनली वही टकलू बंदा मिलता है जो उसकी पिछली बॉडी के दरमियान उसे मिला था। उसके पूछने पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर हाइकिंग करने आया था अंकल, बट अंकल की नजर होती है उस फावड़े पर। वो ईजे से उसका फावड़ा मांग लेते हैं पर तभी ईजे ये नोटिस करता है कि इस टकलू के हाथ में सोने की वही घड़ी है जो उसकी पिछली बॉडी पहना करता था और वो वाली घड़ी उसने उस बैग के अंदर डाली थी जिसमें सारे पैसे रख के उसने जमीन के नीचे दबा दिए थे। यानी कि ईजे के जाने के बाद टकले ने पूरा बैग वहाँ से निकाल लिया था और अभी करंटली ईजे कुछ समझता उससे पहले ही टकलू उस फावड़े से ईजे पर अटैक कर देता है। वेल ईजे की आंखें वापस से खुलती है अपनी इसी करंट वाली बॉडी में और अभी वो इस जंगल के बीचों बीच एक घर के सामने बंधा हुआ पड़ा है एंड वो पहाड़ों का जॉनी सिंस जो उसे यहाँ पर लेकर आया था वो कतई कसाई बनने की कोशिश कर रहा होता है।
मतलब समझ जाओ कि वो आगे ईजे के साथ क्या करेगा। ईजे बेचारा अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से सरवाइव करने के लिए यहाँ पर पैसे लेने आया था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो मौत के मुंह में आ गया है। मतलब समझ रहे हो, आई ट्राई सो हार्ड, आई गॉट सो फार, बट इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। But if you like this video, it will be better for me, not accidentally, but by choice.